हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हेड्स ऑफ जेके में। मैं दीपांशु। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि दरोगा की 1799 की पोस्ट जारी कर दी गई है, जिसके रिगार्डिंग ये जो आप बुक देख रहे हैं ये ज्ञान बिंदु की 3rd एडिशन क्वेश्चन बैंक है। इसमें टोटल 25 सेट है और सेट आज जो इसकी 17 नंबर की क्लास होने वाली है और सेट 25 के 25 में करवाऊँगा, छोड़ने वाला मैं नहीं हूँ। हो सकता है अगर टाइम मिलेगा तो मैं आज इसकी एक और नेक्स्ट क्लास भी लाऊँगा। सेट नंबर 17 है आज और अभी 25 तक इसको क्लास कवर करवाना है और मैं करवा के रहूँगा। और अभी मैं आपको बता दूं कि क्राउन की भी न्यू पब्लिकेशन प्रैक्टिस सेट जो है दरोगा की 1799 वो मैं स्टार्ट करवा चुका हूं, वो भी फुल एनालिसिस क्लास के साथ। तो आप अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो एक बार जरूर प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। PDF में पहले ही टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया करता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से ये है जो है बिहार पुलिस अवर निरीक्षक दरोगा नियुक्ति मुख्य परीक्षा का हल प्रश्न पत्र है। परीक्षा जो है 24/4/2022 को हुई थी। पहला क्वेश्चन है सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का आभासी चपटापन जो है निम्न परिघटना के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो अपवर्तन के कारण होता है। सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन अपवर्तन की परिघटना के कारण होता है। अपवर्तन की परिघटना के कारण होता है। व्याख्या: वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है तथा वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट बाद तक दिखाई देता रहता है। वास्तविक सूर्योदय का अर्थ है कि सूर्य द्वारा वास्तव में क्षितिज को पार करना। क्या है? सूर्य द्वारा वास्तव में क्षितिज को पार करना। वास्तविक सूर्योदय और आभासी सूर्यास्त के बीच का समय अंतर लगभग 2 मिनट है। इसी परिघटना के कारण जो है सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका चपटी क्या होती है? चपटी प्रतीत होती है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था? कौन हुआ था शामिल ब्रिटेन के खिलाफ? तो बुल्गारिया हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बुल्गारिया वर्ष 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था। 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चले प्रथम विश्व युद्ध को महान युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। किस युद्ध के नाम से? तो महान युद्ध के नाम से जाना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध मुख्य शक्तियों और मित्र देशों के मध्य लड़ा गया था। ठीक है, मित्र देशों में आपको थे रूस और ब्रिटेन जैसे शक्तिशाली देश शामिल थे। अप्रैल 1917 में संयुक्त राज्य अमेरिका भी मित्र देशों की ओर से युद्ध में शामिल हो गया था। केंद्रीय शक्तियों में शामिल प्रमुख देशों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ओटोमन साम्राज्य और बुल्गारिया आदि देश थे। तीसरा है आपको टिहरी बांध किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है? भागीरथी एवं भिलंगना। भागीरथी एवं भिलंगना। टिहरी बांध भागीरथी एवं भिलंगना के संगम पर स्थित है। टिहरी बांध स्वामी रामतीर्थ सागर बांध से लाभान्वित राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली है। आगे स्थिति और संगम की अगर बात की जाए तो विष्णु प्रयाग जो है अलकनंदा और धौली गंगा का संगम है। ये अलकनंदा और धौली गंगा का संगम है। नंद प्रयाग नंदाकिनी और अलकनंदा का संगम है। नंद प्रयाग जो आपका नंदाकिनी और अलकनंदा का संगम है। कर्ण प्रयाग अलकनंदा और पिंडार का संगम है। किसका? तो अलकनंदा और पिंडार का संगम है कर्ण प्रयाग। रुद्रप्रयाग आपका हो जाएगा अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम हो जाएगा आपका रुद्रप्रयाग। देवप्रयाग हो जाएगा अलकनंदा और भागीरथी का संगम। अगर अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहलाता है देवप्रयाग। किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? तो प्रतिरोधकता घटती है। क्या होती है? प्रतिरोधकता घटती है। किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता घटती है। ताप बढ़ने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ती है परंतु प्रतिरोधकता घटती है। यदि कूट भाषा में ब्रांच को EPDLFF लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में मास्टर को कैसे लिखा जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से देख रहे हैं +3 का क्या हो रहा है? तो बढ़ रहा है, यानी इसका पहला और इसका भी पहला ऐसे करके बढ़ रहा है। अल्टरनेटिव 3 - 2 3 - 2 यानी एक बार 3 ऐड हो रहा है, एक बार 2 नीचे जा रहा है। ठीक है, 1 से 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के सभी सतहों को रंगा गया तथा 1-1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों को काटा गया। कितने घन ऐसे हैं जिसके 2 सतहें रंगीन हैं? इसका डी हो जाएगा 36। 36 घन ऐसे हैं जिसमें 2 सतहें रंगीन हैं। दिया गया है कि n = 5 सेंटीमीटर। हम जानते हैं 2 सतह रंगीन का सूत्र जो है n - 2 × 12। तो इस तरह से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? डी 36 आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी संख्या कौन सी है? निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी संख्या करने के लिए क्या एक तो आसान तरीका है कि आप डिवाइड करके
डेसिमल में निकाल ले, इस तरह से जो है 7/11 आ जाएगा हमारा आंसर, ए नंबर। ठीक है। 8 नंबर है कि 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया। 1799 की बात किया जा रहा है, तो किसे बनाया गया था? कृष्णराज तृतीय को बनाया गया था। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा कृष्णराज तृतीय को बनाया गया था। कृष्णराज तृतीय को बनाया गया था। टीपू सुल्तान की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम की आखिरी युद्ध यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 में हो गए थे। कब हुई थी? 1799 में हो गए थे। टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर कहा जाता है। टीपू सुल्तान को क्या कहा जाता है? शेर ए मैसूर भी कहा जाता था। टीपू सुल्तान की पराजय और मृत्यु के उपरांत विजयी अंग्रेजों ने मैसूर को संरक्षित राज्य बनाकर वहां एक 5 वर्षीय बालक वंड्यार वंश का कृष्णराज तृतीय को सिंहासन पर बैठाया था। कृष्णराज तृतीय को सिंहासन पर बैठाया था। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम है सोडियम सिलिकेट। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट है। Na2SiO3 है। क्वार्ट्ज सिलिकॉन के एक भाग और ऑक्सीजन के 2 भाग सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 का क्या है? तो एक यौगिक है। SiO2 का एक यौगिक है। क्वार्ट्ज सिलिका की अधिक प्रचुरता वाला खनिज पदार्थ है। क्वार्ट्ज इसका प्रयोग कई उद्योग, महत्वपूर्ण कांच संघानशाला, सोडियम सिलिकेट, सिलिकॉन मिश्र धातु इत्यादि में किया जाता है। 10 प्रत्येक राज्य में राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है? प्रत्येक राज्यों से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है? चौथी हो जाएगा इसका, चौथी। प्रत्येक राज्य में राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या चौथी अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है। चौथी अनुसूची की बात करें तो इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। पहली अनुसूची में इसमें भारतीय संघ घटक के 28 राज्य एवं 8 संघ शासित प्रदेश क्षेत्र का क्या है? तो 8 संघ शासित क्षेत्र का उल्लेख है। 5वीं अनुसूची में इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। क्या है 5वीं अनुसूची में? तो विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में क्या है? तो उल्लेख है 5वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची के बारे में बात की जाए तो दल परिवर्तन के आधार पर निडरता के बारे में उल्लेख है। दल परिवर्तन के आधार पर निडरता के बारे में क्या है? तो उल्लेख है 10वीं अनुसूची में। 11 540 से गुणनखंड की कुल संख्या क्या हो जाएगा? तो इसका हम LCM निकाल लेंगे। इस तरह से जो जब निकलेगा तो हमारा क्या हो जाएगा? 24। ये नंबर हो जाएगा 24। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष घटित हुई थी? 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। ठीक है। जलियांवाला बाग की घटना वर्ष 1919 में घटित हुई थी। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में 2 नेता किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया था। सभा स्थल चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा था। 4 फीट के 2 दरवाजे के अलावा केवल एक 7.5 फीट चौड़ा क्या था? दरवाजा था। क्या था? केवल एक ही था। 4 फीट के 2 दरवाजे के अलावा क्या था? तो एक ही 7.5 फीट चौड़ा क्या था? एक दरवाजा था। सभा स्थल पर उपस्थित अंग्रेज जनरल ओ डायर, कौन? ओ डायर ने बिना कोई पूर्व सूचना या चेतावनी के भीड़ पर गोली चलवा दी, जिसमें से करीब 1000 लोग मारे गए थे। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 10 मिनट तक हुई गोलीबारी में करीब 379 व्यक्ति मारे गए और 1200 घायल भी हो गए। ये लोग रॉलेट एक्ट काला कानून 1919 का शांतिपूर्ण क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे। शांतिपूर्ण सभा पे चलाए थे। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो 1971 में बना। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र 1971 में बना था। बांग्लादेश को स्वतंत्रता 16 दिसंबर 1971 में प्राप्त हुई थी। 16 दिसंबर 1971 में प्राप्त हुई थी। निम्नलिखित में से किसी में चांदी नहीं है? किसमें चांदी नहीं है? तो जर्मन सिल्वर चांदी नहीं है, लेकिन हॉर्न सिल्वर, मानिक सिल्वर और लूनर कास्टिक इसमें चांदी है। और ये जो क्वेश्चन है अगर आप सेट 2 क्राउन की बनाइएगा तो ये क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा गया है, उसमें है क्वेश्चन। जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं है। जर्मन सिल्वर तांबा, जस्ता और निकेल का मिश्र धातु है। कभी कभी इसमें लेड और टिन भी मौजूद होते हैं। मूल रूप से इसके चमकीले सफ़ेद रंग के कारण इसका यह नाम रखा गया था, लेकिन इसमें चांदी नहीं होता है। 15 निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? कौन सा एंजाइम है जो मानव में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? तो एमाइलेज। एमाइलेज है जो स्टार्च को पचा देता है मानव में। एमाइलेज मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है। एमाइलेज एंजाइम एक तरह का प्रोटीन है जो कोशिका के अंदर पाया जाता है। एंजाइम मानव शरीर में रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज करने में मदद करते हैं।
एंजाइम भोजन को पचाने, मांसपेशी के बनने और शरीर में विषाक्त पदार्थ को खत्म करने के साथ साथ शरीर के अधिकांश कार्यों को करने के लिए आवश्यक होते हैं। एमाइलेज एंजाइम कायम की शेष मंड स्टार्च को घुलनशील शर्करा को परिवर्तित कर देता है। मंड क्या होगा, तो इसको मंड क्या करता है, चेंज होता है माल्टोज में, एमाइलेज इसको कर देता है। अग्नाशय से स्रावित होने वाला अग्नाशय रस क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय होता है, जिसमें क्या होता है 98% जल होता है। अग्नाशय रस कई प्रकार के एंजाइम होते हैं। अग्नाशय रस में जो है कई प्रकार के एंजाइम होते हैं। आप कौन कौन से होते हैं देखते हैं। पता था आपको, ट्रिप्सिन है। क्या है, ट्रिप्सिन। यह एंजाइम प्रोटीन को पचाकर उसे पेप्टोन, पॉलीपेप्टाइड तथा प्रोटीओज में बदल देता है। क्या करता है कि ये जो है प्रोटीन को पचाकर पेप्टोन, पॉलीपेप्टाइड तथा प्रोटीओज में बदल देता है। प्रोटीन, ये ट्रिप्सिन कार्य करता है। ये क्या करता है, पेप्टोन प्लस पॉलीपेप्टाइड प्लस प्रोटोज में क्या करता है, प्रोटीओज में बदल देता है। ये दूसरा है आपका काइमोट्रिप्सिन। यह भी ट्रिप्सिन एंजाइम की तरह प्रोटीन पर प्रतिक्रिया कर उसे पेप्टोन, पॉलीपेप्टाइड तथा प्रोटीओज में बदल देता है। पेप्टोन, पॉलीपेप्टाइड तथा प्रोटीओज में बदल देता है। आगे है आपका कार्बोक्सीपेप्टिडेज। ये एंजाइम बड़े पेप्टाइड अणु को छोटे पेप्टाइड अणु में तोड़ देता है। ये क्या करता है, ये एंजाइम बड़े पेप्टाइड अणु को छोटे पेप्टाइड अणु में तोड़ देता है। लाइपेज की बात करें, ये एंजाइम वसा के पाचन कर वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तन करते हैं। ये एंजाइम जो है वसा का पाचन कर उसे वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है। फैट क्या करता है, फैट क्या करता है, लाइपेज, फैट जो है लाइपेज को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। न्यूक्लियस की अगर बात करें, न्यूक्लियस की, तो ये एंजाइम न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड में बदल देता है। क्या करता है, न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड में बदल देता है। 25% छूट दिए जाने पर राज्य ने एक शर्ट खरीदी तथा 20 रुपये बचाए। छूट से पहले शर्ट का मूल्य क्या था, छूट से पहले शर्ट का मूल्य 80 रुपये था। दिया गया है छूट परसेंट इतना, बचत इतना, तो अंकित मूल्य निकाल लेंगे। इस तरह से हमारा निकल जाएगा 80 रुपया। कितना निकल जाएगा, 80। सेकेंड मेथड यह है कि माना शर्ट का अंकित मूल्य इतना है, छूट प्रतिशत इतना है, तो बचाता है कितना था, 80 रुपये। निम्नलिखित का मिलान कीजिए, निम्नलिखित का मिलान कीजिए 17। इसका है ना डायरेक्ट पढ़ ही लेते हैं, क्योंकि बात एक ही है कि उधर मिलान से करें, बात एक ही है। जैसे कि आपका है क्या, कोण थीटा के सामने वाले भुजा बटा कर्ण क्या हो जाएगा, साइन थीटा। कोण थीटा के आसन्न भुजा बटा कर्ण का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। कोण थीटा के सामने वाले भुजा बटा कोण के आसन्न भुजा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी धान की अर्धवामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है। मतलब क्या कह रहा है कि हमारे देश में कौन सी धान की अर्धवामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है, तो जया है। हमारे देश में धान की अर्धवामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म क्या है, जया है। धान के प्रमुख किस्में की बात करें तो जमुना, करुणा, जया, पद्मा, कांची, कृष्णा, कावेरी, हंसा, पूसा सुगंधा 5, माही सुगंधा, बाल रत्ना इत्यादि। ठीक है। अब गेहूं की प्रमुख किस्म की बात करें तो कल्याण सोना, सोनालिका, राज 3017, अर्जुन इत्यादि। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कारखाना स्थित है कहाँ, तो पेराम्बूर में। पेराम्बूर में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कारखाना कहाँ स्थित है, तो पेराम्बूर में स्थित है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री स्वतंत्र भारत की शुरुआती कोच उत्पादन इकाइयों में से एक है। क्या, शुरुआती कोच उत्पादन इकाइयों में से एक है, जो तमिलनाडु के पेराम्बूर चेन्नई में स्थित है। जो तमिलनाडु के पेराम्बूर चेन्नई में स्थित है। इसका उद्घाटन भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1955 को किया था। 2 अक्टूबर 1955 को किया था। बाद में 2 अक्टूबर 1962 को इसकी फर्नेसिंग डिवीज़न का उद्घाटन किया गया, जिससे पूरी तरह से तैयार हुए डब्बों का उत्पादन तेजी से क्या हो गया, तो बढ़ गया, तेजी से बढ़ गया। 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया, राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया, चंद्रशेखर। श्री चंद्रशेखर का कार्यकाल जो है 10 नवंबर 1990 से लेकर 21 जून 1991 तक प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किए थे।
देश में अब तक कुल 6 ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो प्रधानमंत्री नियुक्त होने के पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे। 6 टोटल, कितने? 6। पहला आपको मोरारजी देसाई, बम्बई प्रधानमंत्री का कार्यकाल 24/3/1977 से लेके 28/7/1979। ठीक है। चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री कार्यकाल इतना था, कब से कब तक? तो 1979 से लेकर 1980 तक, 28/7/1979 से लेकर 14/1/1980 तक। उसके बाद वीपी सिंह कहाँ के थे? तो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के। प्रधानमंत्री कार्यकाल इतना था 2/12/1989 से लेकर 10/11/1990 तक। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव जो कि आंध्र प्रदेश के थे। पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। प्रधानमंत्री कार्यकाल कब का था? तो प्रधानमंत्री कार्यकाल का था 21/6/1991 से लेकर 16/5/1996 तक। उसके बाद आपका बने 5 नंबर पे HD देवगौड़ा साहब, जो कि कर्नाटक के थे। प्रधानमंत्री कार्यकाल इनका था 1/6/1996 से लेकर 21/4/1997 तक। HD देवगौड़ा। उसका श्री नरेंद्र मोदी गुजरात के थे। गुजरात के CM थे PM बनने से पहले। प्रधानमंत्री कार्यकाल इतना है 26/4/2017 से अभी तक कंटिन्यू है इनका। वैसे 2014 से ही है, इनका सेकेंड कार्यकाल के बारे में दिया गया। 21 नंबर, क्लोरोजेनिनॉल तथा टर्पिनॉल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है? रोगाणुरोधक। क्लोरोजेनिनॉल तथा टर्पिनॉल का मिश्रण रोगाणुरोधक होता है। रोगाणुरोधक प्रतिरोध की अगर बात करें तो एंटी मिक्रोबियल रेजिस्टेंस EMR का तात्पर्य किसी भी सूक्ष्मजीव, बैक्टीरिया, वायरस, कवक, परजीवी आदि द्वारा एंटी माइक्रोबियन दबाव जैसे कि एंटीबायोटिक्स, एंटी फंगल, एंटीवायरस, एंटीमाइरियल और एंटी हेलीमैटिक्स जिनका उपयोग संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है के खिलाफ प्रतिरोध हासिल कर देने से। क्लोरोजेनिनॉल तथा टर्पिनॉल का मिश्रण रोगाणुरोधक के रूप में कार्य करते हैं। याद रखिएगा कि क्लोरोजेनिनॉल तथा टर्पिनॉल का मिश्रण जो है रोगाणुरोधक के रूप में कार्य करते हैं। 22 नंबर है कि पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है। उनकी आयु का गुणनफल 147 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात होगा, तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? उनकी आयु का अनुपात 13:6 होगा। पिता की आयु 3x, पुत्र की आयु x मान लेंगे और इस तरह से निकाल देंगे x का वैल्यू। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा? 3x + 5 अनुपात x + 5, तो इस तरह से 13:6 आ जाएगा हमारा आंसर। आगे, दूध को दही में परिवर्तित करने वाला बैक्टीरिया है। कौन बैक्टीरिया है? तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। दूध को दही में परिवर्तित करने वाला लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है। सूक्ष्मजीव जैसे लैक्टोबैसिलस तथा अन्य जिसे सामान्यतः लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया LAB कहते हैं, दूध में वृद्धि करते हैं और इसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। वृद्धि के दौरान लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया अम्ल उत्पन्न करता है जो दूध प्रोटीन को स्कंदित तथा आंशिक रूप से पचा देता है। दही की थोड़ी सी मात्रा निवेश द्वारा अथवा आरंभिक के रूप में ताजे दूध से मिलाया जाता है। इसे निवेश द्रव्य में लाखों करोड़ों की संख्या में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं जो उपयुक्त ताप पर कई गुना वृद्धि करते हैं और परिणाम स्वरूप दूध को दही में बदल देते हैं। अब देखते हैं, नोट दिया हुआ है। दूध के पाश्चुरीकरण के लिए 63 डिग्री सेल्सियस से 145 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान की आवश्यकता होती है जो 30 मिनट तक बनाए रखा जाता है। या वैकल्पिक रूप से अगर बात करें तो 72 डिग्री सेल्सियस का वैल्यू कितना होता है? तो 162 डिग्री फ़ारेनहाइट से उच्च तापमान तक गर्म करके 15 सेकंड के लिए बनाए रखा जाता है। NCERT जीव विज्ञान यहाँ से स्रोत से लिया गया है। 24, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिकता रूपांतरित खाद्य पादप है? आनुवांशिकता रूपांतरित खाद्य पादप है सुनहरा धान है। क्या है? सुनहरा धान। निम्नलिखित में से सुनहरा धान जो है आनुवांशिकता रूपांतरित खाद्य पादप है। ऐसे पौधे, जीवाणु, कवक व जंतु जिनके जीन्स हस्तकौशल द्वारा परिवर्तित किए जा चुके हैं। हस्तकौशल द्वारा क्या है? तो परिवर्तित किए जा चुके हैं। आनुवांशिकता रूपांतरित जीव जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनाइजेशन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्या कहा गया है कि आनुवांशिकता रूपांतरित
जीव जेनेटिक मतलब रूपांतरित जीव जैसे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनाइजेशन कहलाते हैं। जीएमओ का व्यवहार स्थानांतरित जीन की प्रकृति, परपोषी पौधों, जंतुओं या जीवाणुओं की प्रकृति व खाद्य जाल पर निर्भर करता है। जीएम पौधे का उपयोग कई प्रकार के से लाभदायक है, जैसे कि आनुवांशिक रूपांतरण द्वारा। पहला है आपका अजैव प्रतिबल। अजैव प्रतिबल होता है ठंडा, सूखा, लवण, ताप के प्रति अधिक सहिष्णु फसल का निर्माण। रासायनिक कीटनाशकों पर कम निर्भरता करना, कीटनाशी प्रतिरोधी फसल। रासायनिक कीटनाशकों पर कम पर निर्भरता करना जो है पीड़कनाशी प्रतिरोधी फसल है। कटाई पश्चात होने वाले अनादि नुकसान को कम करने में सहायक है। चौथा, पौधे द्वारा खनिज उपयोग क्षमता में वृद्धि। यह शीघ्र मृदा उर्वरता को समापन को रोकता है। पौधे द्वारा खनिज उपयोग क्षमता में वृद्धि, यह शीघ्र मृदा उर्वरता को समापन को रोकता है। आगे देखते हैं, खाद्य पदार्थों के पोषणिक स्तर में वृद्धि जो है, उदाहरण विटामिन ए, स्मर्द खान, गोल्डन राइस, सुनहरा चावल, गोल्डन चावल, ओडिजा सेटिवा चावल की एक किस्म है। सुनहरा चावल जो है आपका गोल्डन चावल यानी कि ओडिजा सेटिवा चावल की एक किस्म है, जिसमें बीटा कैरोटीन, जिसमें क्या है बीटा कैरोटीन, जो खाने वाले चावल में प्रोविटामिन ए उपलब्ध कराता है, जो जैव संश्लेषण के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा बना जाता है। गोल्डन राइस का रंग हल्दी जैसा होता है। गोल्डन राइस का रंग जो है हल्दी जैसा होता है। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRRI और उसके सहयोगी फिलीपींस राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट और बांग्लादेश राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने IRRI की परिसर में नियंत्रित वातावरण में गोल्डन राइस की सफलतापूर्वक खेती की। फिलीपींस एशिया में गोल्डन राइस रोपण को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश है। फिलीपींस जो है दुनिया का पहला ऐसा देश है जो गोल्डन राइस की खेती करने को स्वीकृति दी है। समीर ने कहा, सारिका मेरी माता के पोते की पत्नी है। सारिका किस प्रकार समीर से संबंधित है? सारिका समीर के पुत्र वधू यानी बहू। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे। 26, परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो मंदक के रूप में किया जाता है। मंदक के रूप में परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। आगे, परमाणु रिएक्टर के द्वारा नाभिकीय ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों के प्रयोग में लाया जाता है। यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें यूरेनियम 235 का नियंत्रित विखंडन कराया जाता है। विखंडन से निकलने वाली उष्मा ऊर्जा से पानी के भाप बनाकर टरबाइन चलाया जाता है, जिसमें विद्युत का उत्पादन होता है। विखंडन अभिक्रिया में उत्पन्न न्यूट्रॉन की गति तीव्र होती है। इन न्यूट्रॉन की गति को मंदित करने के लिए भारी जल जैसे कि D2O या ग्रेफाइट का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई CST। मध्य रेल मंडल का मुख्यालय मुंबई CST है। रेल मंडल का मुख्यालय की अगर बात करें तो मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई CST है। दक्षिण पूर्वी रेलवे का कोलकाता, पूर्वी रेलवे का कोलकाता मेट्रो रेल का भी कोलकाता, उत्तर रेलवे का नई दिल्ली और उत्तर पश्चिम रेलवे का जयपुर, और दक्षिण पूर्वी रेलवे का भारतीय रेलवे का ब्लू चिप कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिण पूर्वी रेलवे को भारतीय रेलवे का ब्लू चिप कहते हैं। और उत्तर पश्चिम रेलवे का जयपुर है और उत्तर रेलवे का नई दिल्ली है। कोलकाता मेट्रो रेल का कहाँ है? तो कोलकाता है। पूर्वी रेलवे का कोलकाता है, दक्षिण पूर्वी रेलवे का कोलकाता है, मध्य रेलवे का मुंबई CST। आयरन की कमी से क्या होता है? आयरन की कमी से आपको एनीमिया होता है। आयरन की कमी से। आयरन की कमी से शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है और हीमोग्लोबिन कम होने से शरीर में ऑक्सीजन की भी कमी होने लगती है। इसके वजह से कमजोरी, थकान महसूस होती है। इस स्थिति में क्या होता है? तो एनीमिया। क्या होता है? एनीमिया कहते हैं। विटामिन B1 थायमिन की कमी से बेरी नामक रोग होता है। B1 थायमिन कमी से बेरी। विटामिन डी यानी कैल्शियम की कमी से रिकेट्स बच्चों में, ऑस्टियोमाइलिसिया व्यक्ति में नामक रोग होता है। ठीक है। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य नहीं गुजरती है? भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य नहीं गुजरती है? तो ये भारत में नहीं गुजरती है। ये भी क्राउन के सीट में क्वेश्चन में था ये। लेकिन ब्राज़ील, सोमालिया, केन्या से गुजरती है। भूमध्य रेखा भारत के
मध्य से नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है, 13 देश से। कौन कौन? तो आपका हो जाएगा आपका इक्वाडोर, क्या है? इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबोन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, साओ टोम और प्रिंसिप, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया तथा किरिबाती। किरिबाती स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? तो भाखड़ा नागल बांध जो आपका सतलज नदी पर बना है। भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर बना है। लाभान्वित राज्य से कौन कौन है? तो पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। उद्देश्य क्या है? तो जल विद्युत एवं सिंचाई, जल विद्युत एवं सिंचाई। यह संसार का सबसे ऊंची गुरुत्वीय बांध है, 226 मीटर है। यह संसार का सबसे ऊंची गुरुत्वीय बांध 226 मीटर है। भाखड़ा नागल के पीछे बनी कृत्रिम झील का नाम क्या है? तो गोविंद सागर है। क्या नाम है? तो गोविंद सागर। 31 जोग जलप्रपात स्थित है कहाँ? तो शरावती नदी पर। जोग जलप्रपात कहाँ स्थित है? शरावती नदी पर स्थित है। शरावती नदी पर जोग जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। आगे देखते हैं। जोग जलप्रपात या गरसोप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर है। यह कर्नाटक के शिवमोगा जिले में है। कर्नाटक के कहाँ पे? तो शिवमोगा जिले में। इसकी ऊंचाई 253 मीटर यानी कि 829 फीट है। इसकी ऊंचाई यानी उसकी औसत चौड़ाई की अगर बात करें तो 472 मीटर है। यह नोहकलकाई जलप्रपात के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। यह नोहकलकाई जलप्रपात के बाद जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। ठीक है। कौन? जोग या गरसोप्पा। जहारा द्वारा लिखित शेख मुईनुद्दीन चिश्ती की जीवनी, जहारा द्वारा लिखित शेख मुईनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है आपको मुनीस अल अरबा। मुनीस अल अरबा जहारा द्वारा लिखित शेख मुईनुद्दीन चिश्ती की जीवनी मुनीस अल अरबा है। जहारा शाहजहां और मुमताज महल की सबसे बड़ी बेटी थी। जहारा जो थी आपको शाहजहां और मुमताज महल की सबसे बड़ी बेटी थी। उन्होंने चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक मुईनुद्दीन चिश्ती की जीवनी लिखी जिसके शीर्षक था मुनीस अल अरबा। साथ ही मुल्ला शाह की जीवनी लिखी जिसका अर्थ है रिसाला ए शाही ब्याह, रिसाला ए शाही ब्याह था, जिसमें उन्होंने उनके द्वारा दीक्षा का भी वर्णन किया था। दीक्षा का भी वर्णन किया था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया था? कब वापस ले लिया? तो फरवरी 1922 में वापस ले लिया। कब? फरवरी 1922 में वे वापस ले लिए थे। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को फरवरी 1922 को वापस ले लिया था। कब लिए थे? फरवरी 1922 को वापस ले लिए थे। कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन 1920 में पास हुआ था। कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन जो है 1920 में पास हुआ। असहयोग आंदोलन संबंधी प्रस्ताव दिसंबर 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि कर दी गई। 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि कर दी गई। 12 फरवरी 1922 को बारदौली में हुई कांग्रेस की बैठक में 12 फरवरी 1922 को बारदौली में हुई कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया और आंदोलन क्या गया? समाप्त हो गया और आंदोलन समाप्त हो गया। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा भारत के सबसे असुरक्षित और महत्वपूर्ण वन्यजीव अभयारण्य में से एक है। क्या है? नामदफा भारत के सबसे असुरक्षित और महत्वपूर्ण वन्यजीव अभयारण्य में से एक है। यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। असुरक्षित भी है और महत्वपूर्ण भी है, वन्यजीव है। नक्काशीदार कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? नक्काशीदार कांच के लिए जो है कौन से अम्ल का उपयोग किया जाता है? कौन से अम्ल का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोजन फ्लोराइड का HF अरे बहुत बड़ा हो गया HF का। ठीक है। नक्काशीदार कांच के लिए HF यानी हाइड्रोफ्लोराइड एसिड का उपयोग किया जाता है। नक्काशीदार कांच के लिए HF अम्ल का उपयोग भी किया जाता है। अन्य नाम इसका क्या है? तो फ्लोरोहाइड्रिक हाइड्रोनियम फ्लोराइड। यह जल में हाइड्रोजन का विलयन है। यह जल में है हाइड्रोजन का विलयन है। जल में हाइड्रोजन का विलयन क्या कहलाता है? तो HF कहलाता है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया? किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया? तो 24th क्या हो जाएगा? 24th
24 संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया। क्या किया गया? तो अनिवार्य किया गया। 5 नवंबर 1971 को अस्तित्व में आया। ये जो है 5 नवंबर 1971 को अस्तित्व में आया। 24वें संविधान संशोधन ने मौलिक अधिकार में संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति में वृद्धि की। 24वें संविधान संशोधन में मौलिक अधिकार में संशोधन करने के लिए जो है संसद की शक्ति में वृद्धि की। अब संसद की बात करें तो संविधान की मूल संरचना को बदले बिना अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन कर सकती है। संसद जो है संविधान की मूल संरचना को बदले बिना अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन क्या कर सकती है? तो कर सकती है। सोन नदी का उद्गम स्थल है। सोन नदी का उद्गम स्थल पूछ रहा है तो अमरकंटक है। कौन है? तो अमरकंटक है सोन नदी का उद्गम स्थल। सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। सोन नदी मध्य प्रदेश के मैकाल पहाड़ी के अमरकंटक श्रेणी से निकलकर पटना के पास गंगा में मिलती है। सोन नदी जो है मध्य प्रदेश के मैकाल पहाड़ी के अमरकंटक श्रेणी से निकलकर पटना के पास गंगा में मिलती है। सोन नदी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार राज्य में बहती है। सोन नदी जो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार राज्य में बहती है। रिहंद और उत्तरी कोयल जो है सोन की सहायक नदी है। कौन? रिहंद और उत्तरी कोयल जो है सोन की सहायक नदी है। पूछता है कि इसकी सहायक कौन है? तो रिहंद और उत्तरी कोयल। आगे है, किसी वर्ग की भुजा का माप लेते समय भूल से 2% अधिक मापा गया। उस वर्ग के परिकलित क्षेत्रफल में आए त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करें। त्रुटि निकालना है कि अभी त्रुटि कितना है? 4.4% हो जाएगा आंसर डी नंबर। कैसे? तो मानव वर्ग की प्रत्येक भुजा मान लेंगे 100 सेंटीमीटर। इस तरह से इसका हम क्या निकाल लेंगे? तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे। फिर उसके बाद वास्तविक उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इस तरह से त्रुटि निकालेंगे तो हमारा निकल जाएगा 404। सेकेंड मेथड है कि त्रुटि परसेंटेज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए बी बाय 100। इस तरह से हम निकालेंगे, यानी 2 + 2 मल्टीप्लाई 2 + 2 तो इसका रहेगा 4.04%। पुआ घाटी स्थित है। पुआ घाटी कहाँ पे स्थित है? लद्दाख में। कहाँ पे स्थित है? लद्दाख में। चांगथांग घाटी में लद्दाख के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित पुआ घाटी इस क्षेत्र के सबसे महान प्राकृतिक आश्चर्यों में से एक है। इसके प्रचुर मात्रा में सल्फर, बोरोक्स और अन्य खनिज तत्वों के भंडार के अलावा पुआ घाटी अपने कई गर्म झरने और मिट्टी के पुलों के लिए लद्दाख में घूमने का स्थान में से एक है। भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना पुआ में स्थापित किया गया। भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना जो है पुआ गांव में स्थापित किया गया है। कौन सा जनपद 6ठी एवं 4थी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? कौन सा जनपद जो है 6ठी एवं 4थी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? इसका डी हो जाएगा मगध। 6ठी एवं 4थी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य मगध यानी वर्तमान बिहार सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया है। वर्तमान में जो बिहार के सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया है। 41 बंगाल में अमला डैश का अधिकारी होता है। बंगाल में अमला जो है डैश का अधिकारी होता है। किसका? तो जमींदार का। किसका? जमींदार का। बंगाल में अमला जो है जमींदार का अधिकारी होता है। किसका? तो बंगला में अमला जो है जमींदार का अधिकारी होता है। बंगला में लगान वसूली के समय जमींदार का एक अधिकारी जो है, बंगाल में लगान वसूली के समय जमींदार का एक अधिकारी जिसे आमतौर पर अमला कहा जाता था, गांव से कर लगान वसूली करता था। गांव से कर लगान क्या करता था? तो वसूली करता था। दीवान की बात करें, दीवान ईस्ट इंडिया कंपनी 12 अगस्त 1765 को बंगाल की दीवानी बनी। दीवान की अगर बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 12 अगस्त 1765 को बंगाल की दीवान बनी। दीवान के रूप में कंपनी अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र की मुख्य वित्तीय प्रशासक बन गई। दीवान के रूप में कंपनी जो है अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र की मुख्य वित्तीय प्रशासक बन गई। कंपनी को भूमि का प्रशासन करने और अपने राजस्व संसाधनों को व्यवस्थित करने की आवश्यकता थी। कंपनी को जो है भूमि का प्रशासन करने और अपने राजस्व संसाधनों को व्यवस्थित करने की आवश्यकता थी। जोतदार की बात करें तो जोतदार बंगाल में जोतदार गांव के अमीर किसान थे। बंगाल में जोतदार गांव के अमीर किसान थे। गांव में जोतदार की शक्तियां जमींदार की ताकत की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होती थी। जमींदार के विपरीत जो शहर में इलाकों में रहते थे, जोतदार गांव में ही रहते थे और गरीब ग्रामवासियों के काफ़ी बड़ा वर्ग पर सीधे अपने नियंत्रण का प्रयोग करते थे। जमींदार द्वारा गांव की जमा लगान को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों का वे घोर प्रतिरोध करते थे।
जमींदार अधिकारियों को अपने कर्तव्यों का पालन करने से रोकते थे। जो रैयत किसान उन पर निर्भर रहते थे और जमींदार को राजस्व के भुगतान में जानबूझ कर देरी करा देते थे। आगे है कि जब राजस्व का भुगतान न किए जाने पर जमींदारी को नीलाम किया जाता था तो अक्सर ही उन जमीनों को खरीद लेते थे। क्या कर लेते थे? उनको जमीनों को खरीद लेते थे। उत्तरी बंगाल में जोतदार सबसे अधिक शक्तिशाली थे। उत्तरी बंगाल की अगर बात करें तो जोतदार सबसे अधिक शक्तिशाली थे। हालांकि धनी किसान और गांव के मुखिया लोग भी बंगाल के अन्य भागों के देहाती इलाकों में प्रभावशाली बनकर उभर रहे थे। कुछ जगहों पे उन्होंने हवलदार कहा जाता था, कुछ जगह पे जो है उन्हें हवलदार कहा जाता था और कुछ अन्य स्थानों पे वे गांटीदार या मंडल कहलाते थे। कंपनी राज की अगर बात करें, कंपनी राज जमींदार अनेक गांवों पर नियंत्रण रखते थे। क्या करते थे? तो नीचे से ज़्यादा पढ़ना आसान होगा। सिक्किमी रैयत क्या करते थे? जैसे कि जोतदार हो गया आपका धनवान रैयत, व्यापारी और महाजन यानी साहूकार भी, ये सब सिक्किमी रैयत के थे अधीन। सिक्किमी इसके जो है ये जो है आपको रैयत इसको देख रेख करता। रैयत हो गया आपका सिक्किमी रैयत हो गया और रैयत में आपको जोतदार भी आते थे और व्यापार और महाजनपद यानी साहूकार भी, ये भी रैयत ही कहलाते थे। और इसके जो है रैयत आप उसको भी बोल सकते हैं जमींदार से हो गया, अनेक गाँव पर नियंत्रण रखता था। जमींदार के रूप में भी रैयत का मतलब भागीदार जो जमींदार भी होता था, जैसे कि अनेक गाँव पर नियंत्रण रखता था। कौन? तो जमींदार। और सबका जो हेड था कौन थे? तो कंपनी राज। कौन थे? कंपनी राज, इसके सबके हेड थे। परीक्षा संबंधित इस अध्याय में उपनिवेशवाद और देहात सरकारी अभिलेखों का अध्ययन से महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। काल रेखा दिया है 1765 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी प्राप्त की। इंग्लिश इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी प्राप्त की कब? 1765 में। 1773 की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों को विनियमित करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया 1773 में। 1793 में बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू हुआ। 1800 के दशक में जो है संथाल लोग राजमहल की पहाड़ी में आने लगे और वहां बसने लगे। कब? 1800 के दशक में संथाल लोग जो है राजमहल की पहाड़ियों में आने लगे और वहां बसने लगे। 1818 में क्या हुआ? 1818 में जो है आपका 1818 में बम्बई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त। 1818 में बम्बई में क्या है? बम्बई में पहला राजस्व बंदोबस्त हुआ 1818 में। 1820 में क्या हुआ था? कृषि कीमतें गिरने लगी। 1840 और 1850 के दशक बम्बई दक्कन में कृषि विस्तार धीमी प्रक्रिया हुई। 1840 और 1850 के दशक में जो है बम्बई दक्कन में कृषि विस्तार की धीमी प्रक्रिया हुई। 1855-56 में जो है संथालों की बगावत हुई। 61 में जो है कपास में तेजी का समारंभ। 75 में दक्कन के गांवों में रैयतों ने बगावत की। कोतवाल की अगर बात करें, अकबर के शासनकाल में साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था। क्या था? सही, कई प्रांतों में बटा हुआ था अकबर के शासनकाल में, जिन्हें क्या कहते थे? सूबा कहा जाता है। सूबों के प्रकाशक सूबेदार कहलाते थे, जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का क्या करते थे? निर्वहन करते थे। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था। क्या कहते थे? उसे दीवानी कहलाते थे। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त था। सूबेदार को क्या था? तो अन्य अफसरों का भी सहयोग प्राप्त था, जैसे कि बक्सर बक्सर में सैनिक वेतन अधिकारी, सदर धार्मिक और धर्मांध, ठीक है, इसको बक्स यहाँ पे। फौजदार, सेनानायक और कोतवाल नगर का पुलिस अधिकारी था। फौजदार यानी सेनानायक था और कोतवाल जो है नगर का पुलिस अधिकारी था। 42 मुर्रा नस्ल है भैंसों का। क्या है? भैंसों का। मुर्रा भैंस की नस्ल है। किसकी नस्ल है? भैंस की नस्ल है। मुर्रा नस्ल भैंस की मांग बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाली भैंस की नस्ल है। मुर्रा नस्ल की भैंस के ज़्यादातर इस्तेमाल डेयरी में दूध उत्पादन के लिए किया जाता है। इसके दूध में वसा की मात्रा 8% होती है, सबसे ज़्यादा होती है।
वैसे कि इसी नस्ल का ज़्यादातर इस्तेमाल पंजाब और हरियाणा में अधिक किया जाता है। पंजाब और हरियाणा में अधिक किया जाता है मुर्रा नस्ल का। 43 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 1943 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो आपको 3 सदस्य थे। कितने थे? 3 सदस्य थे। 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में ईस्वी में किया गया था। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष था तथा ए.बी. अलेक्जेंडर थे। क्या थे? ए.बी. अलेक्जेंडर थे। 44 निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल में भूमि का वर्गीकरण नहीं है? अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है, तो डी हो गया जरीबा। जरीबा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है। भू राजस्व का निर्धारण के लिए अकबर ने भूमि का वर्गीकरण 4 भागों में किया था, जो इस प्रकार है। 4 भागों में। पहला पोलज, पोलज जिस पर हर वर्ष खेती होती हो, जिस पर हर वर्ष खेती होती हो। उसके बाद है पर्ती, जब भूमि पर बुआई ना करके उसे फिर से उर्वरता प्राप्त करने के लिए बिना बोए छोड़ दिया जाता था, उसे पर्ती कहलाते थे। चाचर, जिसे 3-4 वर्षों तक बिना बोए छोड़ा जाता था, यह क्या कहलाता था? तो चाचर। बंजर, यह 4-5 वर्षों तक उससे अधिक समय तक बिना बोए पड़ी रहती थी। बंजर यानी वो क्या है कि ज़्यादा समय से, यानी 4-5 सालों से लगभग उसमें खेती नहीं किया जा रहा, वो बंजर भूमि कहलाती थी। 45 जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे? कौन थे आपके? पार्श्वनाथ थे। कौन थे? तो पार्श्वनाथ है जैन धर्म के 23वें तीर्थकार, पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ थे। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार थे। ऋषभदेव। नेमिनाथ जैन धर्म के 21वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी 24वें तीर्थकार थे। मल्लीनाथ को जैन धर्म का एकमात्र महिला तीर्थकार माना जाता है। मल्लीनाथ एक महिला थी जो कि एकमात्र जैन धर्म की महिला तीर्थंकर थी। सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना की गई थी। BRO की स्थापना पूछ रहा है तो ये आपका हो जाएगा 1960। कब किया गया? 1960 में किया गया था। सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना 7 मई 1960 में हुई थी। 1960 में इसकी स्थापना के बाद यह 2 से लेकर 19 परियोजनाओं के साथ आगे बढ़ रहा है। 2 से लेकर 19 परियोजना के साथ ही आगे बढ़ रहा है। इसके द्वारा किए गए कार्यों ने देश के दूरस्थ इलाकों में क्षेत्रीय अखंडता और सामाजिक आर्थिक उत्थानों को सुनिश्चित किया है। अंकलेश्वर स्थित है। कहाँ अंकलेश्वर स्थित है? गुजरात में स्थित है। 47 नंबर। अंकलेश्वर गुजरात में स्थित है। अंकलेश्वर कहाँ स्थित है? आपको गुजरात में स्थित है। कहाँ पे? तो गुजरात में स्थित है। गुजरात में स्थित है। आगे है अंकलेश्वर भारत के गुजरात राज्य के भरूच जिले में स्थित एक नगर है। अंकलेश्वर शहर का धार्मिक महत्व भी है क्योंकि प्रसिद्ध श्री अंकलेश्वर तीर्थ आसपास के क्षेत्र में है। यह पेट्रोलियम उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर दिवंगर जैन मंदिरों और चिंतामणि पार्श्वनाथ का मंदिर भी है, जिनमें भगवान चिंतामणि पार्श्वनाथ की 150 मीटर विशाल भूरी रंग की मूर्ति है। 150 मीटर विशाल भूरी रंग की मूर्ति है। अवध राज्य का अंतिम शासक था वाजिद अली शाह। कौन था? वाजिद अली शाह। कौन थे? अवध राज्य का अंतिम शासक था कौन? वाजिद अली शाह। अवध राज्य का अंतिम शासक वाजिद अली शाह था। वाजिद अली शाह अवध राज्य के अंतिम शासक नवाब थे। वाजिद अली शाह 13 फरवरी 1847 से 11 फरवरी 1856 तक अवध के 10वें और आखिरी नवाब थे। अवध के 10वें और आखिरी नवाब थे। 49 भी वेग से गतिमान वस्तुओं की गतिज ऊर्जा लैम्डा है। यदि वेग को प्रारंभिक वेग 1/3 से गुना घटा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी, क्या हो जाएगी? तो k/9 हो जाएगी। k/9 हो जाएगी। ठीक है। यदि वेग प्रारंभिक वेग 1/3 गुना घटा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा k/9 हो जाएगी। देखिए कैसे। फॉर्मूला आपको पता है कि ½ mv² होता है किसका? काइनेटिक एनर्जी का। और इसमें हम m का 2π/v² लिखें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लैम्डा दिया हुआ है ऊर्जा। इस तरह से काइनेटिक एनर्जी हम निकाले तो हमारा कितना निकल गया? k/9। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू लैम्डा हम कंसीडर किया हुआ।
भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का नियंत्रण किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था? भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण जो है किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? ये हो जाएगा आपका द्वितीय। किस में हुआ था? द्वितीय में हुआ था। द्वितीय में हुआ था। देखते हैं। भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 61 में हुआ था। यह योजना पीसी महानोबिलिस मॉडल पर आधारित है। किस पे? पीसी महानोबिलिस मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में अनेक महत्वपूर्ण वृहद उद्योग स्थापित हुए, संयंत्र, वस्त्र और सहयोग। भिलाई 1955 ईस्वी में सोवियत संघ, इसका किस, जैसे कि भिलाई संयंत्र की जो स्थापना है 1955 में हुई थी, किनके सहयोग से हुई थी? तो सोवियत संघ के। दुर्गापुर 1956 ईस्वी में इसका स्थापना हुई थी, किसके सहयोग से? तो ब्रिटेन के सहयोग से। किसके? ब्रिटेन के सहयोग से। राउरकेला वर्ष 1959 में स्थापना हुई थी इसकी। 1959 में इसकी स्थापना हुई थी, किसके सहयोग से? तो जर्मनी के सहयोग से। किसके? जर्मनी के सहयोग से। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। भिलाई सोवियत संघ, दुर्गापुर ब्रिटेन, राउरकेला जर्मनी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। समाजवादी समाज की स्थापना करना था। 51 है कि निम्न से कौन सी धातु केवल परावैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? पृष्ठ में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करते ही आपका ऑप्शन सी हो जाएगा जिंक। जिंक केवल परावैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है। उपयुक्त पूछे गए प्रश्न में विल्हेम हॉलबॉक्स तथा फिलिप लिनार्ड के 1886 से लेकर 1902 के बीच प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की परिघटना का किए गए इन्वेंशन से है, जिसका संक्षिप्त विवरण एनसीईआरटी पुस्तक भौतिक कक्षा 12 इसमें दिया गया है। इसको हटाइए। विल्हेम्स हॉलबॉक्स तथा फिलिप लिनार्ड ने 1886 से लेकर 1902 के मध्य जो है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की परिघटना का इन्वेंशन किया। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की परिघटना का इन्वेंशन किया। 2 इलेक्ट्रॉन धातु पट्टिका वाली किसी निर्वातित कांच की नली में उत्सर्जक पट्टिका पर परावैंगनी विकिरणों को आपतित करने पर लिनार्ड ने पाया कि परिपथ में धारा प्रवाह होता है। क्या पाया? कि परिपथ में धारा प्रवाह होता है। जैसे ही परावैंगनी विकिरणों को रोका गया, वैसे ही धारा प्रवाह भी क्या हुआ? रुक गया। परावैंगनी किरण को रोकने से क्या हो गया? धारा प्रवाह भी रुक गया। इन परीक्षण से ज्ञात होता है कि जब परावैंगनी विकिरण उत्सर्जन पट्टिका सी पर आपतित होती है तो इलेक्ट्रॉन पट्टिका से बाहर आ जाते हैं तथा विद्युत क्षेत्र द्वारा धनात्मक संग्राहक पट्टिका ए की ओर आकर्षित हो जाते हैं। निर्वातित कांच की नली में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण धारा प्रवाह होती है। इस कारण से उत्सर्जक के पृष्ठ पर जो है प्रकाश पड़ने के कारण बाह्य परिपथ में धारा प्रवाह होती है। हॉलबॉक्स तथा लिनार्ड ने संग्राहक पट्टिका के विभव आपतित प्रकाश के आवृत्ति तथा तीव्रता के साथ प्रकाश धारा में परिवर्तित का अध्ययन किया। क्या हॉलबॉक्स ने 1888 में इस अध्ययन को आगे बढ़ाया। क्या किया? तो आगे बढ़ाया और एक ऋण आवेशित जिंक पट्टिका को एक विद्युतदर्शी में जोड़ दिया। उसने परीक्षित किया कि जब पट्टिका को परावैंगनी प्रकाश से किरणित किया गया, इससे अपना आवेश खो दिया। इसके अतिरिक्त जब एक अनावेशित जिंक पट्टिका को परावैंगनी प्रकाश से परिकिरणित किया गया तो यह धनावेशित हो गई। जिंक पट्टिका को परावैंगनी प्रकाश से पुनः किरणित करने पर इस पट्टिका पर धनावेश और अधिक हो गया। इस प्रक्षेपण से उसने यह निष्कर्ष निकाला कि परावैंगनी प्रकाश के प्रभाव से जिंक पट्टिका से ऋणावेशित कण उत्सर्जित होते हैं। 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज के पश्चात यह निश्चित हो गया कि उत्सर्जन पट्टिका से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन का कारण आपतित प्रकाश है। ऋण आवेश के कारण उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र द्वारा संग्राहक पट्टिका की ओर से धकेले जाता है। हॉलबॉक्स तथा लिनार्ड ने यह भी प्रक्षेपित किया कि जब उत्सर्जन पट्टिका पर एक न्यूनतम मान से कम आवृत्ति का परावैंगनी प्रकाश पड़ता है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता है। इस नियत न्यूनतम आवृत्ति को देहाली आवृत्ति कहते हैं तथा इसका मान उत्सर्जन पट्टिका के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। यह पाया गया कि जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम जैसे कुछ धातुओं में यह प्रभाव केवल कम तरंगदैर्घ्य के परावैंगनी तरंगों के लिए होता है तथा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मीजियम तथा रूबिडियम जैसी क्षार धातुएं जो है दृश्य प्रकाश के द्वारा
भी यह प्रभाव दर्शाती है। जब इन प्रकाश संवेदी पदार्थों को प्रकाश से प्रदीप्त किया जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज के पश्चात इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन नाम से दिया गया। यह परिघटना प्रकाश विद्युतीय प्रभाव कहलाती है। ठीक है, देख सकते हैं इधर। जिंक प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, यह संयुक्त अवस्था में विभिन्न अयस्कों के रूप में पाया जाता है। यह जिंक ब्लेड और केलामाइन अयस्क के रूप में भी प्रचुर मात्रा में मिलता है। 52 एक वाहन पी बिंदु से 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में दौड़ता है, दाईं और मुड़कर 15 किलोमीटर दौड़ता है, पुनः दाईं और मुड़कर 10 किलोमीटर क्यू पर पहुंचता है। दूसरा मोड़ लेने के बाद वाहन किस दिशा में दौड़ता है? तो इसका हो जाएगा डी, दक्षिण दिशा में दौड़ता है। किसमें? दक्षिण दिशा में। तीन बिंदुओं के मुख विपरीत मुख पर कितनी बिंदुएं होगी जब उस चित्र को घनाकार लपेटा जाता है? 6 हो जाएगा, 6। 53 का हो जाएगा 6। ठीक है, सर्व समीकरणों को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प को चुनिए। क्या हो जाएगा? बी। केवल 1 तथा 3 सही है। क्या है? 1 तथा 3 सही है, यानी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा टू इक्वल टू 1। ठीक है, और cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये भी सही है। फॉर्मूला अगर तीनों का देख लेते हैं तो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है, वो इक्वल टू 1 होता है, और cosec माइनस cot स्क्वायर ये 1, ये भी सही है। sin स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 1, यहाँ पे प्लस तो होना चाहिए था ना। ठीक है, नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? नामेरी, ये असम हो जाएगा। नामेरी टाइगर रिजर्व असम राज्य में शोनितपुर जिले में पूर्वी हिमालय की तलहटी में स्थित है। शोनितपुर जिले में पूर्वी हिमालय की तलहटी में स्थित है। 56 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। एक तार्किक क्रम में पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा हमारा बी नंबर, यानी यहीं भी पढ़ लेते हैं बी नंबर। पहले क्या हो जाएगा कि रोग, उसके बाद अस्पताल, भर्ती, उपचार, निदान। भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील उलर झील। भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील उलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। डल झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। नैनीताल झील उत्तराखंड में है। भीमताल उत्तराखंड में। नैनीताल उत्तराखंड, भीमताल उत्तराखंड। लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों का 10 सीट हासिल होना चाहिए। कितना? तो 1/10। कितना? 1/10। लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन के कुल सीटों का 1/10 सीटें हासिल होनी चाहिए। संसद के नियमों के अनुसार लोकसभा के विपक्षी दल के पास लोकसभा की कुल सीटों में से कम 10% अर्थात 55 सीट होनी चाहिए। संसद में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या 545 है। कितनी है? तो लोकसभा की कुल सीटों की संख्या 545 है। वर्तमान में 104वां संविधान संशोधन 2019 द्वारा 2 एंग्लो इंडियन के मनोनयन को समाप्त कर दिया गया। 2 एंग्लो इंडियन के मनोनयन को क्या कर दिया गया? तो समाप्त कर दिया गया। लोकसभा में विपक्ष के नेता का एक महत्वपूर्ण पद होता है। लोकसभा में विपक्ष के नेता का कभी क्या होता है? तो एक महत्वपूर्ण पद होता है। 59 एक आर्द्र नम दिन की सुबह यदि एक कोमल तने वाले पादप को उसके तने के आधार से एक तेज ब्लेड के क्षैतिज रूप से काटते हैं तो तना के कटे स्थान से विलयन की बूंदें रिस कर निकलने लगती है। यह किस कारण से होता है? तो मूल दाब के कारण होता है। किसके कारण? तो मूल दाब के कारण होता है। ठीक है, एक आर्द्र नम दिन की सुबह यदि एक कोमल तने वाले पादप को उसके तने के आधार पर एक तेज ब्लेड के क्षैतिज रूप से काटते हैं तो तने के कटे स्थान पर विलयन की बूंदें रिस कर निकलने लगती है। यह मूल दाब कारण होती है। किस कारण होती है? तो मूल दाब के कारण होती है। मृदा के विभिन्न आयन संक्रियता के साथ जड़ों के संबंधी उत्तकों में परिवहनित होते हैं, जो जल भी इसी प्रक्रिया का अनुसरण या अपनी विभव प्रवणता से करता है तथा जाइलम के और अंदर दाब बढ़ाता है। जाइलम के अंदर दाब बढ़ाता है। यह घनात्मक दाब ही मूल दाब कहलाता है। क्या कहलाता है? घनात्मक दाब मूल दाब कहलाता है और तने में कम ऊंचाई तक जल को ऊपरी भेजने के लिए उत्तरदायी होता है। क्या करता है कि तने में कम ऊंचाई तक जल को ऊपर भेजने में यह सहायक होता है। यही कारण है कि जिस दिन वातावरण पर्याप्त आर्द्रता पूर्ण हो उस दिन प्रातः काल के समय एक छोटा सा नरम तने वाले पौधे के तने के नीचे क्षैतिज दिशा में उसे तीखे ब्लेड से काटने पर कटे हुए तने पर द्रव की कुछ मात्रा ऊपर की ओर उठाती है। यदि इसी तने में एक रबर की पतली नली चढ़ा
दे तो वास्तव में स्राव की दर माप सकते हैं और स्रावित द्रवों के कारकों की संरचना जान सकते हैं। मूल दाब का प्रभाव रात तथा सुबह के समय भी देखा जा सकता है। जब वाष्पीकरण की प्रक्रिया कम होती है और अतिरिक्त पानी घास के तिनकों के नोक पर विशेष छिद्रों से स्रावित जल बूंदों के रूप में लटकने लगता है, तो इस प्रकार द्रव के रूप में पानी का क्षय जो है बिंदु स्राव यानी गैटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? गैटेशन कहलाता है। जल परिवहन की कुल क्रिया में मूल दाब केवल एक साधारण दाब ही प्रदान कर पाता है। जल परिवहन की कुल क्रिया में मूल दाब जो है केवल एक साधारण दाब ही प्रदान कर पाता है। यह उच्च वृक्षों में जाल के चलन में इसकी कोई बड़ी भूमिका नहीं होती है। मूल दाब का व्यापक योगदान जहलम में पानी के अणुओं को निरंतर कड़ी के रूप में स्थापित रखने में हो सकती है। क्या कह रहा है कि मूल दाब का व्यापक योगदान जो है जहलम में पानी के अणुओं को निरंतर कड़ी के रूप में स्थापित रखने में हो सकती है, जो कि अक्सर वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पैदा किए गए बृहद तनाव के कारण टूटती रहती है। अधिकांश जल को परिवहन करने के मूल दाब का कोई अर्थ नहीं है। अधिकतर पौधे को आवश्यकता वाष्पोत्सर्जन जनित खिंचाव से पूरी हो जाती है। अधिकतर पौधे की आवश्यकता जो है वाष्पोत्सर्जनित खिंचाव से पूरी हो जाती है। सल्तनत काल के दौरान दीवान ए अर्ज विभाग था। सल्तनत काल के दौरान जो है दीवान ए अर्ज विभाग था। क्या था? सैन्य था। सल्तनत काल के दौरान दीवान ए अर्ज एक सैन्य विभाग था। दीवान ए अर्ज का स्थापना बलबन ने किया था। किसने किया था? तो बलबन ने किया था। विभाग और कार्य की बात करें तो दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग, दीवान ए मुख्तराज राजस्व विभाग, दीवान ए मुख्तराज राजस्व विभाग, दीवान ए बिजारत वित्त विभाग, दीवान ए बिजारत वित्त विभाग, दीवान ए ईसा पत्राचार विभाग, दीवान ए ईसा पत्राचार विभाग, दीवान ए रसालत विदेश विभाग, दीवान ए रसालत विदेश विभाग। पिटली द्वीप पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। पिटली द्वीप पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। आपका 61 का डी हो जाएगा लक्षद्वीप में। कहाँ पे? लक्षद्वीप में। पिटली द्वीप पक्षी अभ्यारण्य लक्षद्वीप में। भारत का सबसे पुराना पक्षी अभ्यारण्य वेदांथंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में स्थित है। वेदांथंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में स्थित है। भारत का सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य मयूरेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य महाराष्ट्र में है। मयूरेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के अनुसार भारत में लगभग 32 पक्षी अभ्यारण्य है। 72। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के अनुसार भारत में लगभग 72 पक्षी अभ्यारण्य है। कहाँ? कितने हैं? 72। लक्षद्वीप की बात करें तो मलाबार तट के पास अरब सागर में स्थित परवाल निक्षेप से बना द्वीप है। मलाबार तट के पास अरब सागर में स्थित परवाल निक्षेप से बना एक द्वीप है। इस द्वीप को लकाद्वीप, मिनिकोय तथा अमन द्वीप के नाम से जाना जाता है। लकाद्वीप, मिनिकोय तथा अमन द्वीप के नाम से जाना जाता है। 1973 ईस्वी में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। क्या नाम रखा गया? लक्षद्वीप रखा गया। यह 8 डिग्री से लेकर 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 71 डिग्री से लेकर 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य 32 वर्ग किलोमीटर में फैला है। कितने? तो 32 वर्ग किलोमीटर में फैला है। अगाती इसका एकमात्र द्वीप है। अगाती जो है इसका एकमात्र द्वीप है जहाँ हवाई अड्डा है। क्या है? जहाँ हवाई अड्डा है। पिटली द्वीप जहाँ पर मनुष्य का निवास नहीं है। पिटली द्वीप जहाँ पर मनुष्य का निवास नहीं है, यहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य है। यहाँ पे क्या है? एक पक्षी अभ्यारण्य है। 62। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा किया गया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा किया जाता है? ऑप्शन सी हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा यानी IMF द्वारा किया जाता है। IMF द्वारा किया जाता है। IMF कर्मचारी द्वारा एक सर्वेक्षण आमतौर पर वर्ष में 2 बार यानी जनवरी और जून महीने में शुरू और अप्रैल अक्टूबर में परिणाम प्रकाशित होता है। परीक्षा दृष्टिकोण से अगर महत्वपूर्ण की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF की कल्पना पहली बार वर्ष 1944 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी। यह सम्मेलन का आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू हैम्पशायर नामक शहर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर किया गया था। ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर किया गया था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD के गठन की भी कल्पना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक विश्व बैंक समूह की क्या है? तो महत्वपूर्ण संस्था है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक विश्व बैंक को प्रायः संयुक्त रूप से ब्रेटन वुड्स के जुड़वा यानी ब्रेटन वुड्स ट्विंस के नाम से जाना जाता है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के निर्णय अनुसार
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की औपचारिक स्थापना 27 दिसंबर 1945 को 27 दिसंबर 1945 को संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन शहर में हुई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन शहर में हुई थी, लेकिन इसने वास्तविक रूप से 1 मार्च 1947 से कार्य करना प्रारंभ किया। लेकिन ये जो वास्तविक रूप से 1 मार्च 1947 से कार्य करना प्रारंभ किया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वर्तमान 190 सदस्य हैं। कितने? 190 सदस्य हैं। अंडोरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बनने वाला सबसे नया यानी 190वां देश है। 190 देश में टोटल हैं, लेकिन अगर नए देश की बात की जाए, नई देश की जो कि सबसे हाल ही में अभी मतलब ऐड हुए हैं उसमें, तो अंडोरा हो जाएगा। क्रिस्टालिना जॉर्जिवा वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक हैं। इन्होंने क्रिस्टिना लुगार्ड की जगह ली है। किसने जो है? क्रिस्टिन लुगार्ड की जगह ली है। इसके प्रथम प्रबंध निदेशक कैमिल गट्स हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जिम्मेदारियाँ: अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग का बढ़ावा देना। क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, सभी सदस्य देशों के आर्थिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संतुलन विकास को सुविधाजनक बनाना। क्या है? सुविधाजनक बनाना। सदस्य देशों की मुद्रा विनिमय दर की स्थिरता को बढ़ावा देना। सदस्य देशों की मुद्रा विनिमय दर की स्थिरता को बढ़ावा देना। सदस्य देशों की भुगतान संतुलन की समस्या के समय आर्थिक सहायता भी प्रदान करना। सदस्य देशों को भुगतान संतुलन की समस्या के समय आर्थिक सहायता क्या करना है? तो प्रदान करना। बहुपक्षीय भुगतान यानी मल्टीपल पेमेंट्स की व्यवस्था स्थापित करके विनिमय प्रतिबंधों को समाप्त करना अथवा कम करना। धन शोधन यानी मनी लॉन्ड्रिंग की अगर बात की जाए, धन शोधन तथा आतंकवाद के वित्तीयन को रोकने हेतु सदस्य देशों तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को सहयोग प्रदान करना। विश्व में गरीबी को कम करने के लिए प्रयास करना और विश्व में गरीबी को कम करने के लिए भी प्रयास करना। 63 यह क्रिया जिसमें एक ऑर्किड अधिपाद की तरह एक वृक्ष पर आता है क्या कहलाती है? सहभोजिता। यह क्रिया जिसमें एक ऑर्किड अधिपाद की तरह एक वृक्ष पर आता है सहभोजिता कहलाती है। सहभोजिता की अगर बात करें, सहभोजिता यह ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को न हानि होती है न लाभ होती है। आम की शाखा पर अधिपद यानी एपीफाइड के रूप में उगने वाला ऑर्किड और व्हेल की पीठ को आवास बनाने वाला बारकेनल को फायदा होता है। क्या होता है? बारकेनल को फायदा होता है, जबकि आम के पेड़ और व्हेल को उनमें से कोई भी लाभ नहीं होता। पक्षी, बगला और चारा पशु निकट साहचर्य में रहते हैं। यह दृश्य कृषि फार्म वाले ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिलता है। सहभोजिता का यह उत्कृष्ट उदाहरण है जहां पशु चरते हैं, उसके पास ही बगुले भोजन प्राप्ति के लिए कर रखते हैं, क्योंकि जब पशु चलते हैं तो वनस्पति को हिलाते हैं और उसमें से कीट बाहर निकलते हैं। बगुले उन कीटों को खाते हैं, अन्यथा वनस्पति कीटों को ढूंढना और पकड़ना बगुले के लिए कठिन होता है। सहभोजिता का दूसरा उदाहरण क्या है कि समुद्री एनीमोन दंशन स्पर्शक यानी स्टिंगिंग टेंटकल होते हैं, जिसमें उनके बीच रहने वाले क्लाउन मछली का है। मछली को परिपक्षियों से सुरक्षा मिलती है जो दंशन स्पर्शकों से दूर रहते हैं। क्लाउन मछली से एनीमोन का कोई लाभ नहीं मिलता है। क्लाउन मछली से जो है एनीमोन का कोई लाभ नहीं मिलता। सहोपकारिता इस पारस्परिक क्रिया से परस्पर क्रिया करने वाली दोनों जातियों को लाभ होता है। कवक और प्रकाश संश्लेषी शैवाल या साइनोबैक्टीरिया के बीच घनिष्ठ सहोपकारी संबंध का उदाहरण लाइकेन में देखा जा सकता है। इसी प्रकार कवकों और उच्च कोटि पादपों की जड़ों के बीच कवक मूल यानी माइकोराइजी साहचर्य है। परजीविता के बारे में पढ़ा जाए, परजीविता के बारे में, तो जो जीव अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए अन्य जीवों पर या उसके अंदर रहते हैं उन्हें परजीविता कहा जाता है। अमरवेल यानी कसकुट्टा एक परजीवी पौधा है। मनुष्य, राउंड बॉम यानी माइट्रस और प्रोटोजोआ सहित विभिन्न प्रकार के परजीवियों का मेजबान हो सकता है। कौन? तो परजीविता, अमरवेल की बात किया जा रहा है। असहभोजिता की बात करें तो यह दो अलग अलग प्रजातियों के जीवों के बीच संबंध है। यह जो है दो अलग अलग प्रजातियों के जीवों के बीच संबंध है
जिनमें से एक बाधित या नष्ट हो जाता है। जिनमें क्या होता है, एक बाधित या नष्ट हो जाता है और दूसरा क्या आता है, अपरिवाहित रहता है, अप्रभावित रहता है। पेनिसिलिन बैक्टीरिया को मारना असहभोजिता का उदाहरण है। पेनिसिलिन अगर बैक्टीरिया को मारते हैं तो यह किसका उदाहरण है, तो असहभोजिता का उदाहरण है। 64। प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे। प्राचीन भारत में जो है जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे, निषाद। प्राचीन भारत में जंगलवासी निषाद के नाम से जाने जाते थे। मल्लेच प्राचीन भारत में दूसरे देशों से आए हुए लोगों को कहते थे मल्लेच, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र से इतर है। वैसे मल्लेच का अर्थ होता है नीच, दुराचारी, अत्याचारी, अनार्य। आर्य शब्द का उल्टा अर्थ क्या, अनार्य। और आर्य का अर्थ होता है कि कोई भी श्रेष्ठ आचरण वाले लोग, विदेशी से आए हुए लोग को मल्लेच कहते हैं, क्योंकि वे कर्म से नीच और अत्याचारी थे। श्रेणी प्राचीन भारतीय समाज। श्रेणी प्राचीन भारतीय समाज। आगे देखते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें डेबसा प्रांत यानी दर्रा स्थित है। डेबसा पास दर्रा स्थित है, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, हिमाचल प्रदेश। कहाँ पे स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, आगे है कि डेबसा पास दर्रा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और सिमिथी जिलों के बीच हिमालय के पहाड़ों में 5360 मीटर ऊंचा यानी 17,590 फीट पहाड़ी दर्रा है। 66। निम्नलिखित में से किस पादप का परागकण एलर्जी कारक है। किस पादप का परागकण जो एलर्जी कारक है, पार्थेनियम हो जाएगा। पार्थेनियम के परागकण एलर्जी का कारक होते हैं पार्थेनियम। परागकण की बात करें तो यह नर युग्मकोद्भव का प्रतिनिधित्व करता है। हिबिस्कस, गुड़हल या किसी अन्य पुष्प के खुले परागकोश को छूने पर हमारे अंगुलियों में पीले रंग के पाउडर जैसे परागकण मिलते हैं। एक कांच की स्लाइड पर एक बूंद पानी डालकर उस पर परागकण छिड़ककर सूक्ष्मदर्शी में देखने पर पता चलता है कि विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के परागकण विन्यास, आकार, रूप, रंग एवं बनावट में भिन्न देखते हैं। क्या देखते हैं, भिन्न देखते हैं। परागकण सामान्यतः गोलाकार गोलीय होता है। क्या होता है, परागकण सामान्यतः गोलाकार गोलीय होता है, जिनका व्यास लगभग 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। जिनका व्यास जो है लगभग 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। इनमें सुस्पष्ट रूप से दो परती वाले भित्ति होती है। कठोर बाहरी भित्ति को बाह्यचल कहते हैं, जो कि स्पेरोपोलेनिन से बनी होती है। जो सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोध कार्बनिक सामग्री है। यह उच्च ताप तथा सुदृढ़ अम्लों एवं क्षारों के सम्मुख टिक सकती है। अभी तक ऐसा कोई एंजाइम पता नहीं चला है जो स्पेरोपोलेनिन को निम्नीकृत कर सके। परागकण के बाह्यचल से सुस्पष्ट द्वारक या रंध्र होते हैं, जिन्हें जनन छिद्र कहते हैं। आगे कि जहाँ पर स्पेरोपोलेनिन अनुपस्थित होते हैं, परागकण जीवाश्म की भांति बहुत अच्छे से संरक्षित होते हैं, क्योंकि उनमें स्पेरोपोलेनिन की उपस्थिति होती है। बाह्यचल में प्रतिमानों एवं डिजाइनों की एक आकर्षित सारणी स्तंभों की पंक्तियाँ जो है प्रदर्शित की गई है। चित्र 2.4 में दिया गया है, छोड़िए इसको। परागकण की आंतरिक भित्ति को अंतःचोल कहा जाता है। यह एक पतली तथा सतत परत होती है जो सेल्यूलोज एवं पेक्टिन की बनी होती है। परागकण का जीव द्रव साइटोप्लाज्म एक प्लाज्मा भित्ति से आवृत होता है, जहाँ परागकण परिपक्व होता है। तब उसमें दो कोशिकाएं, काय कोशिका तथा जनन कोशिका समाहित होती है। काय कोशिका बड़ी होती है, जिसमें प्रचुर खाद्य भंडार तथा एक विशाल अनियमित आकृति का केंद्रक होता है। जनन कोशिका छोटी होती है तथा काय कोशिका के जीव द्रव में तैरती रहती है। यह तुर्क आकृति घने जीव द्रव और एक केंद्रक वाला है। 60% से अधिक आवृत्ति बीजी पादपों के परागकण इस दो कोशिका चरण में झरते हैं या संगलित होते हैं। शेष प्रजातियों में जनन कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा विभक्त होकर परागकण के झरने से पहले 3 चरणीय 2 नर युग्मकों को बनाते हैं। आगे देख लीजिए क्या कि राजधानी है केंद्रक के दिया, केंद्रक इसमें बीच में रहता है। एमिट्रिक तंतु क्या है, तो ये जो नीचे रहता है इसका एमिट्रिक तंतु बोलते हैं। काय कोशिका
ये छोटे छोटे बिंदु होते हैं, इसमें काय कोशिका होता है। प्रजननी कोशिका क्या होता है, नीचे में होता है, इसको बोलते हैं। दिया गया चित्र में अनेक प्रजातियों के परागकण कुछ लोग में गंभीर एलर्जी एवं श्वसनली वेदना पैदा करते हैं। क्या करते हैं, श्वसनली वेदना पैदा करते हैं, जो कभी कभी चिरकालिक श्वसन विकार, दमा, श्वसनी शोध आदि के रूप में विकसित हो जाती है। यह बताया जा सकता है कि भारत में आयातित गेहूं के साथ आने वाली गाजर घास पार्थेनियम की उपस्थिति सर्वव्यापक हो गई है, जो परागकण एलर्जी का कारक है। परागकण पोषण में भरपूर होते हैं। हाल के वर्षों में आहार संपूरकों के रूप में पराग गोलियां, टैबलेट्स के लेन का प्रचलन बढ़ा है। पश्चिमी देशों में भारी मात्रा में पराग उत्पाद गोलियां एवं सिरप के रूप में बाजारों में उपलब्ध है। पराग खपत का यह दावा है कि खिलाड़ियों एवं धावकों अश्वघोड़ों की कार्य दक्षता में वृद्धि करता है। परागकण जब एक बार झड़ते हैं, क्या कहता है कि परागकण जब एक बार झड़ते हैं तो जीवन अम्ल अंकुर क्षमता खोने से पहले वतिका पर गिरते हैं, जहां पर आवश्यकता हुई हो तो निषेचन करते हैं। परागकण में जीवन क्षमता कितने समय तक रहती है, कौन से परागकण कितने समय तक जीवनक्षम रहता है, बहुत विविधता पाई जाती है। बहुत हद तक जो है यह विद्यमान तापमान एवं आर्द्रता पर निर्भर करता है तथा कृत्रिम अनाजों कई अनाजों में जैसे कि धान गेहूं में परागकण अपनी जीवन क्षमता बहुत जल्दी से लगभग 30 मिनट में ही खो देती है। कितने कर देते हैं, अनाजों में जो है यह क्षमता 30 मिनट में ही खो देती है, जबकि गुलाबवत यानी रोजेसी, लेग्यूमिनेसी तथा सोलनेसी आदि कुछ सदस्य में परागकण की जीवन क्षमता महीनों तक बनी रहती है। ये सब जो जैसे गुलाबवत हो गया, लेग्यूमिनेसी हो गया, सोलनेसी हो गया, इस सब में जो है परागकण महीनों तक चलती रहती है। क्या कहता है कि आपने शायद सुना होगा कि कृत्रिम गर्भाधान के लिए मानव सहित बहुत से जानवरों में वीर्य शुक्राणु का भंडारण किया जाता है। बहुत से प्रजातियां परागकणों को द्रव नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस में वर्षों तक भंडारित करना संभव है। इस प्रकार से भंडारित पराग का प्रयोग बीज भंडार की भांति पराग भंडारों बैंकों के रूप में फसल प्रजनन कार्यक्रम में किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा जालम का भाग नहीं है? चालनी नलिका, वाहिनिकाएं, वाहिका तंतु, ये सब है। चालनी नलिकाएं जालम का भाग नहीं है। जालम के बारे में आप पढ़ते हैं। जालम जब तक पौधे के जड़, तना, पत्तियों में पाया जाता है, इसे चालन तक भी कहते हैं, इसे संबंधित तक भी कहते हैं। यह विभिन्न प्रकार के तत्वों से बना होता है। ये वाहिकाएं जालम तंतु या जालम मृदु तक के बने होते हैं। ठीक है, आगे वाहिनिकाएं का मुख्य काम है कि जल तथा घुलित खनिज पदार्थों को जड़ से पत्ती तक पहुंचाना। वाहिकाएं तथा जालम तंतु पौधे का यांत्रिक सहायता देता है तथा जालम मृदु तक भोजन संग्रह करता है। जालम उत्तक के जालम मृदु तक कोशिका ही जीवित रहता है, बाकी सभी कोशिका मृत होती है। पौधे के जालम का परिवहन एक दिशीय होता है। पौधे के जालम का परिवहन जो है एक दिशीय होता है तथा पौधे के जल परिवहन हेतु ऊर्जा खर्च नहीं करना पड़ता है। जब उसका तना, उसका पत्ती, जल का परिवहन इस तरह से होता है। आगे देखते हैं। इसके दो मुख्य कारण किसके? जाइलम के। पहला के जल व खनिज लवणों का संबंध, दूसरा यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना। पौधे की आयु की गणना जाइलम उत्तक के वार्षिक वलय को गिनकर की जाती है। आयु की गणना वार्षिक वलय को गिनकर की जाती है। पौधे की आयु को निर्धारण के इस विधि को डेंड्रोनोकोलॉजी कहा जाता है। फ्लोएम जाइलम की भांति फ्लोएम भी पौधे के जड़, तना व पत्तियों में पाया जाता है। यह एक संचयक उत्तक है जो पौधे के यांत्रिक संचलन प्रदान करता है। फ्लोएम निम्नलिखित 4 तत्वों का बना होता है। फ्लोएम कितने तत्वों का बना होता है? तो 4। चालनी नलिकाएं, सब कोशिकाएं, फ्लोएम तंतु, फ्लोएम मृदु तक। फ्लोएम में फ्लोएम तंतु भी केवल मृत कोशिका है, बाकी सभी जीवित कोशिकाएं। क्या है? जीवित कोशिकाएं। फ्लोएम उत्तक जाइलम के साथ साथ पौधे के संपूर्ण भाग में पाए जाते हैं। इसके मुख्य कार्य पत्तियों द्वारा तैयार भोजन के सभी भागों में पहुंचाना है। भोजन का परिवहन फ्लोएम में द्विदिशीय होता है। भोजन के परिवहन के लिए पौधे को ऊर्जा खर्च करना पड़ता है। पत्ती, तना, जड़। आगे कि ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च। पौधे में भोजन ग्लूकोज के रूप में बनता है। सुक्रोज पौधे में भोजन परिवहन सुक्रोज के रूप में होता है। स्टार्च यानी पौधे में भोजन का संचयन स्टार्च के रूप में होता है। 68
निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है? पश्चिमी घाट हो जाएगा। किसका? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है। पश्चिमी घाट। पूर्वी हिमालय, अंडमान निकोबार और पश्चिमी घाट भारत के 3 जैव विविधताओं हॉटस्पॉट हैं। भारत के 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। जैव विविधता हॉटस्पॉट वह क्षेत्र है जहां अनेक लुप्त प्रजातियां पाई जाती हैं। क्या है? लुप्त प्रजाति जो पाई जाती है। भारत में जैव विविधता का क्षेत्र के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में? 4 वर्गों में बांटा गया। पहला है आपको कि हिमालयन क्षेत्र, पहला आपका हिमालयन क्षेत्र, दूसरा भारत वर्मा क्षेत्र, तीसरा पश्चिमी वाट, चौथा सुंडा लैंड यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लेकिन सबसे अधिक विविधता संपन्न क्षेत्र क्या है? तो पश्चिमी घाट है। कौन है सबसे ज़्यादा? पश्चिमी घाट है। आगे आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया। इसे छाता विधान के नाम से भी जाना जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया। इसे जो है छाता विधान के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय उत्पाद को पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं। भारतीय उत्पाद जो है पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं। उसे इकोमार्क यानी 1991 से प्रारंभ प्रमाण प्रदान दिया गया। विश्व में कुल 36 जैव विविधता सक्रिय केंद्र है। कितने? 36। याद रखिएगा कितने हैं? तो 36 जैव विविधता सक्रिय केंद्र स्थित हैं। आगे 69 कैप्रोलैक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? नायलॉन 6। कैप्रोलैक्टम का उपयोग नायलॉन 6 के निर्माण के लिए किया जाता है। नायलॉन 6 पढ़ते हैं। नायलॉन 6 यह कैप्रोलैक्टम को जल के साथ उच्च ताप पर गर्म करके प्राप्त किया जाता है। नायलॉन 6 का उपयोग डोरियों, वस्त्र और रस्सियों के निर्माण में किया जाता है। आगे कैप्रोलैक्टम नायलॉन 6 का दिया गया। नायलॉन 6 पढ़ते हैं। इसका विरचन हेक्सामेथिलीन डायनोएमीन एवं एडिपिक अम्ल के उच्च दाब और उच्च ताप पर संघनन द्वारा किया जाता है। नायलॉन 6 का उपयोग सीटों, ब्रशों के सूकों यानी वस्त्र उद्योग में किया जाता है। स्वेथलिंग कप किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस से। स्वेथलिंग कप टेबल टेनिस खेल से संबंधित है। हस्तिनापुर का उत्खनन डैश के मध्य हुआ था? तो 1950 से लेकर 52 के मध्य हुआ था। 1950 से 52 ईस्वी में प्रोफेसर बीवी लाल ने हस्तिनापुर में एक टीले का उद्घाटन किया था, उत्खनन किया था। 72 निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आंख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है? ठीक किया जा सकता है। बी हो जाएगा अवतल लेंस। अवतल लेंस का उपयोग करके मानव आंख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है। निकट दृष्टिदोष यानी मायोपिया से ग्रसित व्यक्ति नजदीक की वस्तु को देख लेता है परंतु दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है। निकट दृष्टिदोष यानी मायोपिया के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। मायोपिया कारण लेंस की गोलाई बढ़ जाना, इसके कारण है लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, गोलाई बढ़ जाती है, लेंस की क्षमता भी बढ़ जाती है। दूर दृष्टि के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। हाइपरमेट्रोपिया लेंस की गोलाई कम हो जाती है, इसमें लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, लेंस की क्षमता बढ़ जाती है, क्षमता बढ़ जाती है, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है और गोलाई इसकी कम हो जाती है। 73 मैथ का क्वेश्चन है कि विशाल जमीन से खड़ा होने के लिए 15 सेकंड लेता है, मैथ का नहीं, और जमीन में बैठने के लिए 11 सेकंड लेता है, वह कुछ समय तक प्रक्रिया जारी रखता है। 98 सेकंड में वो कितनी बार खड़ा होगा जबकि प्रारंभ में वो जमीन पर बैठा था? इस रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है ये। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी 4 बार, चूँकि प्रारंभ में वो जमीन पर बैठा है। पहली बार खड़ा होने में लगा समय 15 सेकंड, दूसरी बार खड़ा होने में लगा समय 26 सेकंड यानी 11 ऐड हो गया, तीसरी बार 11 26 सेकंड, चौथी बार भी 26 सेकंड, अतः वह 93 सेकंड में जो है 4 बार खड़ा होगा। निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई है? सूती वस्त्र नहीं हुए, लेकिन गहने, ताम्र शीशा और पोटरी बर्तन ये सब आपको हुए हैं। सूती वस्त्र हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई है। सूती वस्त्र का प्रमाण मोहनजोदारो से मिला है। मोहनजोदारो से। हड़प्पा पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। मोंटगोमरी जिला में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। 1921 में दयाराम साहनी ने इस स्थल की खोज की। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता से पोटरी बर्तन, गहने, ताम्र शीशा प्राप्त हुए। निम्न श्रेणियों में कौन से पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? कौन नहीं है? कॉमेट नहीं है, पश्चिमी घाट का भाग नहीं है। कॉमेट पश्चिमी घाट का भाग नहीं है।
कॉमेट हिमालय पर्वत श्रेणी का भाग है। यह कुमायूं हिमालय उत्तराखंड में स्थित है। पश्चिमी घाट, जिसे सह्याद्री पहाड़ी के रूप में भी जाना जाता है, वनस्पति और जीवों के अपने समृद्ध और अद्वितीय संयोजन के लिए भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट पर्वत उत्तर में ताप्ती नदी के बाएं तट से दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक 1600 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई 1000 से लेकर 1300 मीटर तक है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई जो है 1000 से लेकर 1300 मीटर है। यह प्रायद्वीप पठार का ही भ्रंश कगार है। यह प्रायद्वीपीय पठार का क्या है? भ्रंश कगार है। इसकी ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। उत्तर से दक्षिण की ओर क्या होती है? तो ये बढ़ती है। दक्षिण की ओर पश्चिमी घाट पर्वत नीलगिरी के पहाड़ियों द्वारा पूर्वी घाट से मिल जाती है। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। अनामड़ी, पाणिली, कार्डेनम, इलायची पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट का ही भोग है। क्या है? तो पश्चिमी घाट का ही भोग है। किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के लिए मिला दिया? तो 2017 हो जाएगा। वो 2017 में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट में मिला दिया था। भारत सरकार ने 21 सितंबर 2016 को आम बजट के संशोधित रेल बजट के विलय को मंजूरी दी। यह विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर विलय किया गया। विवेक देवराय समिति किया गया था। 1 फरवरी 2017 को पहला संयुक्त बजट संसद में पेश किया गया था। रेल बजट को आम बजट में एक वर्ष समिति के द्वारा 1924 से लेके किया गया। रेल बजट को आम बजट के एक वर्ष समिति के द्वारा 1924 से 26 में अलग किया गया था। 1924 से लेकर 1926 में अलग किया गया था। कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की थी? किस उपनगर की स्थापना की थी? नागलापुरम की स्थापना की थी। कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप नागलापुरम उपनगर की स्थापना की थी। कृष्णदेव राय तुलु वंश के सबसे महान शासक थे। किस वंश के थे? तुलु वंश के सबसे महान शासक थे। बाबरनामा में विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय का उल्लेख किया गया। बाबरनामा में जो है विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय का उल्लेख किया गया। 78 एक गैस COA के साथ क्रिया करती है परंतु NaHCO3 के साथ नहीं। वह गैस कौन सी है? क्लोरीन है। क्लोरीन जो है COA के साथ तो क्रिया करती है परंतु NaHCO3 के साथ नहीं। CaCO3 CaO प्लस CO2 गैस में बदल जाएगा। CaO CL2 CaO में बदल जाता है, मतलब रिएक्शन करता है। 2CaO प्लस O2 2CaO3 हो जाएगा। 6CaO प्लस 2NO2 कितना हो जाएगा? 2Ca3N2 प्लस 3O2। NaCO3 प्लस Cl2 ये नो रिएक्शन ये करेगा नहीं। 79 लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। 79 का हो जाएगा हमारा B 8। ठीक है, इस तरह से हम वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 8 क्या आ जाएगा? 8। ये आराम से निकल जाएगा। बहुत अच्छी आसान क्वेश्चन, सोल्यूशन देख सकते हैं आप। एक निश्चित कूट में ब्रेन को इस तरह से TGER को इसमें लिखा जाता है, यानी चिन्ह को बदल दिया जाता है। तो इसी कूट भाषा में ट्रेन को क्या लिखा जाएगा? तो सबका पहले डिकोड करेंगे, उस तरह से ट्रेन का हम निकाल लेंगे आसानी से। ये हो जाएगा D नंबर 81। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटने की प्रक्रिया नियम किसके समान है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटने की प्रक्रिया नियम किसमें समान है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। C हो जाएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी क्याज को उसके पद से हटने की प्रक्रिया या नियम उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से संबंधित उपबंध के वर्णन है। अनुच्छेद 148 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो कि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो तक के लिए होती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षण होता है। यह केंद्र सरकार के लेखाओं के संबंधित प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति कैज के प्रतिवेदना को प्रत्येक सदन के पटल पर रखवाते हैं। राष्ट्रपति जो है कैज के प्रतिवेदना को प्रत्येक सदन के पटल पर रखवाते हैं। कैज संसद की लोक लेखा समिति का मित्र भी कहलाता है। कैज जो है संसद की लोक लेखा समिति का मित्र भी कहलाता है। शब्द सेरिकल्चर संबंधित है किससे? रेशम से संबंधित है। किससे? रेशम से संबंधित है। रेशम से संबंधित है। ठीक है, ये डिटेल देखते हैं। किससे संबंधित है? रेशम से। शब्द सेरिकल्चर रेशम की खेती से संबंधित है। विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम चीन से प्रारंभ हुआ था। रेशम उत्पादन में भारत का स्थान जो है चीन के बाद दूसरा है। रेशम के कीड़े
शहतूत, महुआ, साल, बेर एवं कुसुम के वृक्षों के पत्तियों के पर पाले जाते हैं। भारत रेशम की सभी किस्मों को उत्पादन करने वाला एकमात्र देश है। भारत जो है रेशम की सभी किस्मों का उत्पादन करने वाला क्या है, तो एकमात्र देश है जो सभी किस्मों का उत्पादन करती है। शहतूत रेशम कर्नाटक में, मूंगा रेशम असम में, इरी रेशम असम में, तसर रेशम झारखंड में। मतलब 4 प्रकार के मतलब मुख्य है रेशम के प्रकार, जिसमें आपको शहतूत रेशम कर्नाटक में उत्पादन किया जाता है बृहद मात्रा में, मूंगा रेशम असम में, इरी रेशम असम में, तसर रेशम झारखंड में। भारत में रेशम उत्पादन में कर्नाटक का स्थान प्रथम है। ठीक है। केंद्रीय एडी अनुसंधान संस्थान मेंदीपाथर मेघालय में है। कहाँ पे है, तो मेंदीपाथर मेघालय में है। केंद्रीय तसर अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान जो है ये कहाँ है, तो आपको झारखंड के रांची में है, क्योंकि झारखंड में इसका उत्पादन भी ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है? आइकोर्निया। क्या है आइकोर्निया? आइकोर्निया कैसीपीज दुनिया का सबसे अधिक समयग्रस्त जलीय खरपतवार है। नीला सौंप मोम रंग के सुंदर फूलों का जो जलाशयों में काफ़ी चित्ताकर्षक आकार के प्लावी पौधे पर होता है। अपने सुंदर फूलों के कारण भारत में उगाए गए थे, लेकिन अपनी अतिशय वृद्धि के कारण तबाही मचा रहे हैं। ये पौधे हमारी हटाने की क्षमता से कहीं अधिक तेज़ी से वृद्धि कर हमारे जलमार्गों वाटरवे को अवरुद्ध कर। ये जल हाइसिंथ आइकोर्निया कैसीपीज पादप हैं जो विश्व के सबसे अधिक समस्या उत्पन्न करने वाले जलीय खरपतवार वीड हैं और जिन्हें बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। ये पादप सुपोषित जलाशयों में काफ़ी वृद्धि करते हैं और इसके पाठ्यतंत्र गति को असंतुलित कर देते हैं। एजोला की बात करें तो एजोला एक फ्री फ्लोटिंग जलीय फर्न यानी टेरिडोफाइटा है। इसका उपयोग पशु आहार, भोजन, दवा, जल शोधक के रूप में किया जा सकता है। इसका उपयोग जैव उर्वरक के रूप में भी किया जाता है। किसका? एजोला का, जो मिट्टी की उर्वरता में सुधार करता है। कौन? एजोला। और फसल पैदावार को बढ़ाता है। कौन? एजोला। साल्विनिया की बात करें तो साल्विनिया को वाटर मॉस कहा जाता है। ये प्रजातियां अन्य जलीय फर्न जैसे एजोला से संबंधित हैं। साल्विनिया अलग अलग आकार के विषम बीजाणु संश्लेषण करने वाले बीजाणु साल्विनिया जलाशय यानी तालाबों, चावलों की खेती जैसे निकायों में पाए जाते हैं। 84 निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? पूछ रहा नहीं है तो ईरान नहीं है, लेकिन भूटान, अफगानिस्तान, मालदीव है। ठीक है, आगे देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ईरान सार्क का सदस्य नहीं है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन, सहयोगी संगठन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन यानी सार्क के भारत, मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल एवं अफगानिस्तान 8 सदस्य देश हैं। ढाका शिखर सम्मेलन 7 से 8 दिसंबर 1985 के निर्णयानुसार इसकी स्थापना हुई थी। ढाका शिखर सम्मेलन 7 से 8 दिसंबर 1985 के निर्णय अनुसार जो है इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू, नेपाल में। 85 किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चाहर, तस्लीम और जमीन बोस लागू किए गए? किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चाहर, तस्लीम और जमीन बोस लागू किए गए? तो 85 का जो हो जाएगा आपका सी नंबर, शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल में मुगल दरबार में चाहर, तस्लीम और जमीन बोस लागू किए गए। शाहजहां ने प्रारंभ में उलेमाओं को प्रसन्न करने के लिए सीधा प्रथा तथा पैबोस यानी पाइबोस को समाप्त करने के उसके स्थान पर चाहर तस्लीम की प्रथा शुरू किया। जमीन बोस प्रथा की शाहजहां द्वारा जमीन बोस की प्रथा भी शाहजहां द्वारा खत्म कर दी गई। जमीन बोस की प्रथा जो है वो भी शाहजहां द्वारा खत्म कर दी गई और पगड़ी में बादशाह की तस्वीर पहनने का मनमाना कर दी गई। और पगड़ी में जो है बादशाह की तस्वीर पहनने की मनाही कर दी गई। 86 बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? क्या हो जाएगा? पाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाली। बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु पाली भाषा का प्रयोग किया जाता है। पाली भाषा का गौतम बुद्ध ने अपने व्याख्यान और अपनी शिक्षा में जो है पाली भाषा का प्रयोग किया। पाली भाषा का यह शिक्षित अर्थात पुजारियों और पंडितों द्वारा बोली जाने वाली भाषा थी। क्या? पाली के साथ प्राकृतिक इस समय अवधि के दौरान आम जनता की भाषा थी। क्या थी? आम जनता की भाषा थी।
त्रिपिटक भी जो है पाली भाषा में थी। क्या है आपका 14 घंटे एक दिन का कितना भाग है, 14 घंटे जो एक दिन का कितना भाग है, तो ये जो है आपका कितने दिन का भाग है 7/12, 7/12 यानी 20 7/12 एक जो है 14 घंटे एक दिन का भाग है 7/12। अधिकतर क्वेश्चन है ना इसमें से वो क्राउन की जो है ना आज सेट नंबर 2 में क्वेश्चन मैच है, करीब 6 से 7 क्वेश्चन मुझे ऐसा मिला है क्योंकि मैंने तो वो करवा दिया है, इसी में से है, इसी सेट में से पूछा गया है। अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ जो है डी चुंबक की ओर से छिन्न बल द्वारा आकर्षित होते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ जो अनुचुंबकत्व पदार्थ चुंबक की ओर छिन्न बल द्वारा आकर्षित होते हैं, छिन्न बल द्वारा। अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबक की ओर छिन्न बल द्वारा आकर्षित होते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर छिन्न चुंबकत्व प्राप्त कर देते हैं। उनमें छिन्न चुंबकीय क्षेत्र में सशक्त चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाने को प्रवृत्ति होती है, अर्थात ये चुंबकीय द्वारा छिन्न बल द्वारा आकर्षित होती है। किसी अनुचुंबकीय पदार्थ के परमाणुओं का अपना स्वयं का स्थायी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है, स्वयं का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है। परमाणुओं की सतत यादृच्छिक तापीय गति के कारण कोई परिणामी चुंबकीकरण दृष्टिगत नहीं होता है, कोई परिणामी चुंबकीकरण दृष्टिगत नहीं होता। अनुचुंबकीय पदार्थ जो है ठोस, द्रव, गैस अथवा अनुचुंबकीय पदार्थ ठोस, द्रव, गैस अवस्था में पाया जाता है। आगे देखते हैं। उदाहरण की बात करें तो प्लेटिनियम, मैग्नीज, ओस्मियम, लोह लवण के घोल द्रव ऑक्सीजन गैस में होती है। उदाहरण जैसे कि प्लेटिनियम हो गया, मैग्नीज हो गया, प्लेडियम हो गया, ओस्मियम हो गया, लोह लवण के घोल द्रव ऑक्सीजन गैस आदि। कुछ अनुचुंबकीय पदार्थ हो गया आपको एल्युमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन एसटीपी पर एवं कॉपर क्लोराइड किसी अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए एक्स एवं यूआर दोनों के मान न केवल पदार्थ पर निर्भर करता है वरन इसके ताप पर भी निर्भर करता है। बहुत उच्च चुंबकीय क्षेत्र में यह बहुत निम्न ताप पर चुंबकन अपना अधिकतम मान ग्रहण करने लगता है। बहुत उच्च चुंबकीय क्षेत्र में जो है ये बहुत निम्न ताप पर चुंबकन अपना अधिकतम मान ग्रहण करने लगता है, जबकि सभी परमाणुीय द्विध्रुव आघूर्ण क्षेत्र में रेखा के अनुदिश संरेखित हो जाते हैं। यह संतृप्त चुंबकन मान कहलाता है। यह क्या कहलाता है? तो संतृप्त चुंबकन मान कहलाता है। 89 किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? किस मौर्य के स्तंभ के शीर्ष पर जो है एक विशाल हाथी स्थापित है, क्या हो जाएगा? संकीसा स्तंभ। क्या होगा इसका? संकीसा स्तंभ। संकीसा स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है। संकीसा स्तंभ के संकीसा अथवा संकीसा भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद, क्या है? फर्रुखाबाद याद रखिएगा, जिले के पखना रेलवे स्टेशन से 7 मील दूरी काली नदी के तट पर बौद्ध धर्म स्थान है। इसका प्राचीन नाम संकाशय है। इसके शीर्ष पर एक विशाल हाथी भी स्थापित है। 90 पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? रसेल कार्सन। साइलेंट स्प्रिंग के लेखक रसेल कार्सन थे। यह पुस्तक जो है 27 सितंबर 1962 को प्रकाशित हुई थी। यह पेस्टिसाइड के दुष्प्रभाव पर आधारित है। 91 है कि जब 7 के पावर 7 को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेष पर, तो पहले 7 के पावर 7 का देखेंगे मल्टीप्लाई 2, तो क्या होगा? शेष पावर जो होगा -1 होगा, यानी क्योंकि शेषफल एक नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए क्या होगा? 4 - 1 = 3। क्या होगा? सी हो जाएगा इसका 3। क्या होगा? 3। 92 देखते हैं। 92 का तिलैया बांध डैश नदी पर स्थित है। तिलैया बांध जो है डैश नदी पर निर्मित है। ये हो जाएगा आपको बराकर। तिलैया जो बराकर नदी पर स्थित है, तिलैया बांध बराकर नदी पर निर्मित है। भारत के झारखंड राज्य में सबसे प्रचलित बांधों में से एक तिलैया बांध बराकर नदी पर स्थित है। इस बांध का नाम आमतौर पर घुमड़ी तिलैया के नाम से लिया गया। झुमड़ी तिलैया। दामोदर नदी में आने वाली विशालकाय बाढ़ को रोकने के लिए तिलैया बांध 21 फरवरी 1953 को बना था। दामोदर नदी में आने वाले विशालकाय बाढ़ को रोकने के लिए तिलैया बांध जो है 21 फरवरी 1953 को बना था।
बराकर नदी दामोदर की मुख्य सहायक नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 225 किलोमीटर है। कितनी है? 225 किलोमीटर है। एक बार देख लेते हैं बुक से, क्योंकि थोड़ा सा मुझे ब्लर दिख रहा है। तो कितनी है? 225 किलोमीटर। 225 किलोमीटर है। इसका उद्गम जो है पद्मा के पास हजारीबाग यानी झारखंड में है। इसका उद्गम जो है पद्मा के पास हजारीबाग यानी झारखंड में। लास्ट पेज है, देखिए 18 का 18 पेज हो गया है। आज कम ही पेज था इसीलिए जल्दी हो गया है। नेक्स्ट सेट में है ना, इससे बहुत ज़्यादा है, करीब 25 प्लस पेज है। 93 किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? किस एक्ट के द्वारा जो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को नवीनीकृत किया गया। क्या किया गया? तो नवीनीकृत किया गया। इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया। 94 निम्नलिखित संख्या श्रेणी में अगला पद क्या आना चाहिए? अगला पद के बारे में पूछ रहा है, क्या आना चाहिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 7 है। उसके बाद यहाँ क्या किया गया है? तो 7 के बाद देखिए क्या हुआ कि यहाँ पे थोड़ा सा दिया है कि जैसे कि ये 7 से यहाँ स्टार्ट नंबर, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि 7 से नंबर स्टार्ट है। और यहाँ पे क्या हुआ कि 7 से स्टार्ट ना होकर यहाँ 7 को रिप्लेस करके 1 से स्टार्ट किया गया, यानी यहाँ से। और जब यह 4 तक पहुँचा तो यहाँ पे क्या किया गया? तो 1 को ना रिप्लेस करके यहाँ पे पीछे में 4 को रिप्लेस कर दिया गया। अल्टरनेटिव हो रहा है रिप्लेस, फिर यहाँ पे 1 को रिप्लेस कर दिया गया। तो अब क्या होगा कि पीछे वाले डिजिट को रिप्लेस किया जाएगा, इसीलिए 8 5 3 2 6 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। कोडरमा डैश के खनन के लिए जाना जाता है। कोडरमा जो है डैश के खनन के लिए जाना जाता है, अभ्रक के लिए। कोडरमा अभ्रक के खनिज के लिए प्रसिद्ध है तथा झारखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। 96 को थोड़ा सा जूम इन करना पड़ेगा। 96 को जूम इन करना पड़ेगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसका डायरेक्ट आंसर ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि सीधा सीधा आंसर दिया रहता है। ठीक है, 101 वस्तु एवं सेवा कर लागू। 101 का क्या हो जाएगा? वस्तु एवं सेवा कर लागू हुआ था 101वां संविधान संशोधन में। 102 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को क्या संवैधानिक दर्जा दिया गया। उसके बाद जो है 103 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अधिकतम 10% आरक्षण की व्यवस्था 103 में। 104 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीटों के प्रावधान को समाप्त किया गया। 104 में जो है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदायों के लिए आरक्षित सीटों के प्रावधानों को समाप्त किया गया। 97 निम्न से कौन सा कथन जो है प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है? कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है? सी हो जाएगा, इसका परिमाण समान रहता है। इसका परिमाण जो है समान रहता है। इसका परिमाण समान रहता है, यह कथन सही नहीं है। यह लंबी दूरी का एक संचारित की जा सकती है। इसका उत्पादन सस्ता होता है। इसकी वोल्टता आसानी से बढ़ाया जा सकती है। ये सब सही है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि इसका परिणाम समान रहता है, यह कथन सही नहीं। प्रत्यावर्ती धारा एक ऐसी धारा है जिसका परिमाण एवं दिशा समय के साथ बदलती रहता है। यह धारा पहले एक दिशा में शून्य से अधिकतम व अधिकतम से शून्य तक शून्य तथा फिर विपरीत दिशा में शून्य से अधिकतम व अधिकतम से शून्य हो जाता है। इसे प्रत्यावर्ती धारा का एक चक्र यानी साइकिल कहते हैं। 98 किसी दुकानदार को क्रमशः 5 मशीनों का विक्रय मूल्य इतना है तथा इतना है। 6500 औसत विक्रय प्राप्त करने हेतु उसे छठे महीने में कितना रुपए विक्रय करना होगा? इसका हो जाएगा 491। प्रथम 5 माह का विक्रय मूल्य का योग निकाल लेंगे। प्रथम 6 माह विक्रय मूल्य का योग निकाल लेंगे। छठा महीना का विक्रय मूल्य क्या कर देंगे? दोनों में से दोनों को माइनस कर देंगे तो 4991 आ जाएगा। महात्मा गांधी के जीवनी के लेखक कौन है? तो डॉक्टर जी तेंदुलकर। बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन, देखे होंगे आप प्रैक्टिस सेट अगर बनाते होंगे तो। डॉक्टर जी तेंदुलकर। और मद्य निषेध की एग्ज़ाम भी शायद होने वाली है। एग्ज़ाम डेट अभी कहीं पेपर में कटिंग में मैंने पढ़ा था। अगर मद्य निषेध का अगर आप तैयारी करते थे तो भी आप ये क्लास करिए। और क्राउन की जो न्यू पब्लिकेशन स्टार्ट किया गया है वो आप बनाइए। कोई अलग प्रैक्टिस सेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो सब ऑल इन वन होता है। दरोगा की अगर प्रैक्टिस सेट आप लगा रहे हैं तो बिहार मद्य निषेध, कक्षपाल, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा तो है ही, सारे का तैयारी हो जाता है। आप जब क्या करिएगा तो स्पेशल जाकर मद्य निषेध का प्रैक्टिस मारिएगा, कक्षपाल का मारिएगा स्पेशल, बिहार पुलिस का स्पेशल मारिएगा, दरोगा का स्पेशल मारिएगा, तो इतना टाइम है नहीं, इतना टाइम आप दे नहीं सकते हैं ना। तो आप इससे बेहतर है कि दरोगा का प्रैक्टिस बनाइए, ऑल इन वन तैयारी हो जाता है। महात्मा गांधी के जीवनी के लेखक कौन है?
डॉक्टर जी तेंदुलकर। दीनदयाल गोपाल तेंदुलकर 1909 से लेकर 1971। मुक्ता महात्मा गांधी, महात्मा लाइफ ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा लाइफ ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी, अंग्रेजी में नाम से महात्मा गांधी की 8 खंडों में लिखी जीवनी के लिए जाने जाते हैं। 8 खंडों में लिखी जीवनी के लिए जाने जाते हैं। सोमा है कि रेगुड़ मिट्टी इस नाम से भी जाना जाता है। सोमा है कि रेगुड़ मिट्टी इस नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा काली मिट्टी। काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी का रंग काला होता है और इसे रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। क्या है? क्या कि काली मिट्टी का रंग काला होता है और इसे रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह कपास उगाने के लिए उपयुक्त है। कपास उगाने के लिए उपयुक्त है, इसीलिए इसे कपास मिट्टी भी कहा जाता है। कपास मिट्टी भी कहा जाता है। देखिए 100 का 100 क्वेश्चन खत्म होता है और ये आज छोटा सेट था इसीलिए जल्दी हो गया। नेक्स्ट सेट इससे बड़ी है, सेट नंबर 17 थी ये, 17 थी। और आगे जो है आपको ये 25 तक मैं करवा के रहूँगा, छोड़ने वाला नहीं हूँ, जुड़े रहिएगा। 1-2 दिन नहीं हुई थी बीच में, क्योंकि 6 को आपको पता है कि पूरे बिहार में इलेक्शन थी और मैं वोट गिराने के लिए गया था। पूरे बिहार में नहीं थी, नेक्स्ट 11 को है, 6 को हमारी तरफ से था, तो मैं वहाँ पे वोटिंग करने के लिए गया था, क्योंकि वोट देना चाहिए ज़रूर। क्योंकि अगर आप सरकार का विरोध करते हैं तो आप वोट दे रहेंगे तभी ना, चाहे वो जीते या ना जीते, बट वोट देना है। सीट 17 हो गया, सीट 18 से लेके 25 तक अभी बचे हुए। जुड़े रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद। और प्रैक्टिस सेट जरूर बनाइएगा।